हॉस्पिटल में सर्जरी के बाद उस आदमी को पता चलता है कि डॉक्टरों ने कैंसर वाले गोटे की जगह गलती से हेल्दी गोटे को ही निकाल दिया। कैंसर उसके पूरे शरीर में फैल चुका था, पर यह बात जानने के बाद भी उसे जरा सा भी गुस्सा नहीं आया। उल्टा उसने अपनी पत्नी का दिया हुआ ताबीज कसकर पकड़ा और जोर जोर से हंसने लगा, क्योंकि उस आदमी को लगा कि बिना वंश छोड़े ऐसी मौत मरना ही उसकी मृत पत्नी की आत्मा को शांति दे सकता है। पर जब तुमने अपनी आंखें दोबारा खोली तो तुमने देखा कि तुम्हारे पुराने घर की खिड़की पर खुशियों वाला वो लाल पोस्टर चिपका हुआ था, जो पूरी तरह धूल से ढका हुआ था। फिर तुमने घर के अंदर और बाहर जल्दी से देखा और अपनी पत्नी लिंचिंग शू को मिट्टी के बिस्तर पर नग्न सिकुड़े हुए पाया। उस वक्त उसकी बड़ी बड़ी आंखें बिल्कुल बेजान थीं। उसके उस बेदाग और खूबसूरत शरीर पर नीले पीले निशान पड़े हुए थे। और उस औरत को दोबारा देखकर, जिसने जिंदगी भर तुम्हारे सपनों में डेरा डाला था, तुम तुरंत बेचैन हो गए। फिर तुम आगे बढ़े और उसे अपनी बाहों में भींच लिया। तुम्हारे दिल में उसे लेकर ढेरों गिल्ट और बेइंतहा तड़प भरी थी। पर उस पल सब कुछ तुम्हारे गले में अटक गया और तुम फूट फूट कर रोने लगे। अपनी पिछली जिंदगी में तुमने लिंचिंग शू को तालाब में गिराने की चाल चली थी, ताकि बचाने के बाद गांव वाले उसे बिखरे बालों में देख लें। उसकी इज्जत बचाने के लिए उसे तुमसे शादी करने पर मजबूर होना पड़ा था। पर जब से लिंचिंग शू इस घर में आई थी, उसका एक दिन भी चैन से नहीं बीता था। तुम्हारी अंतहीन घरेलू हिंसा से तंग आकर उसने अपने बच्चे के साथ तालाब में कूदकर आत्महत्या कर ली थी। जब तक तुम्हारे साले ने नदी से मां और बेटी की लाशें बाहर नहीं निकाली, तब तक तुम्हारी अक्ल ठिकाने नहीं आई थी। उसके बाद भले ही तुमने समय के साथ तरक्की की लहर पकड़ी और इतनी दौलत कमाई जो 10 पुश्तों तक चलती, पर जिस औरत ने अपनी जान देकर तुम्हें जीना सिखाया था, वो जा चुकी थी ठीक तब जब तुम पुनर्जन्म की खुशी में डूबे हुए थे। तभी अचानक दर्द से भरी चीख गूंज उठी, दूर हटो, मुझे हाथ मत लगाओ। लिंचिंग शू को थर थर कांपते देख तुम्हें सब याद आ गया। अभी अभी लिंचिंग शू ने बच्चे के लिए चावल का आटा खरीदने के लिए अपने मायके से पैसे उधार लिए थे, पर तुमने शराब खरीदने के लिए उससे वो पैसे छीन लिए थे। और नशे में घर लौटने के बाद तुमने बिस्तर पर उसे बेरहमी से तड़पाया था। यह सोचते ही तुमने अपना हाथ उठाया और खुद को एक दर्जन जोर जोर से थप्पड़ मार लिए। जल्द ही तुम्हारे मुंह के कोने से खून टपकने लगा। लिंचिंग शू चुपचाप तुम्हारी हरकतें देखती रही और खुद को उपहास भरी मुस्कान रोकने से न रोक पाई। वह भूल चुकी थी कि ऐसा कितनी बार हो चुका था। आखिरकार जब भी नशा उतरता, तुम घुटनों के बल बैठकर माफी मांगने लगते थे। पर 2 दिन के अंदर ही तुम्हारे हाथ पैर फिर से लिंचिंग शू पर उठ जाते थे। बिस्तर पर तुम्हारी दी हुई जिल्लत तो वह सह लेती थी, पर वह अपने भूखे बच्चे को खाने के बिना तड़पते नहीं देख सकती थी। बच्चे की कमजोर चीखों ने एक उम्मीद जगा दी थी। लिंचिंग शू की खूबसूरत आंखों में चमक आ गई। उसने हड़बड़ी में कपड़े पहने और अपनी बेटी को गोद में उठा लिया। लेकिन लंबे समय से कुपोषण के शिकार होने की वजह से लिंचिंग शू बच्ची को दूध नहीं पिला पाई और नन्ही बच्ची फिर से रोने लगी। और बेटी की चीखों ने तुम्हारी नींद उड़ा दी। तुमने तुरंत बिस्तर छोड़ा और फर्श पर पड़े कपड़े उठा लिए। सुनो जी, मेरा इंतजार करो, मैं अभी हमारी बिटिया के लिए कुछ खाने का बंदोबस्त करके लाता हूं। यह कहकर तुम तेजी से छोटी दुकान की तरफ निकल पड़े। दुकानदार बूढ़े जुआन ने अपने पीले दांत दिखाते हुए ग्रिन किया और पूछा, इस बार कौन सी शराब चाहिए चाचा जुआन? क्या मुझे उधार में चावल के आटे की एक थैली मिल सकती है? कल पैसे चुका दूंगा। बूढ़े जुआन ने सुना कि तुम फिर से उधार मांग रहे हो और तुम्हारे चेहरे पर पड़े लाल थप्पड़ के निशान देखे। उसने एक शब्द नहीं कहा और शेल्फ से चावल के आटे की थैली निकालकर तुम्हें दे दी। शुक्रगुजार होकर तुम वहां से निकले और घर पहुंचे, पर अंदर जाकर देखा कि तुम्हारी पत्नी बिल्कुल उसी हालत में थी जैसी तुम छोड़ गए थे। तुम्हारा दिल फिर से दुख से भर गया। अरे सुनती हो? तुम्हारी बात सुनकर लिंचिंग शू तुरंत चौकन्नी हो गई। उसका पीला पड़ चुका चेहरा दहशत से भरा हुआ था। मैं चेतावनी दे रही हूं, मेरी बेटी को बेचने की हिम्मत मत करना, वरना मैं शाप दूंगी कि शू परिवार का वंश ही खत्म हो जाए। यह देखकर तुम अपनी जगह पर सन्न रह गए। तुम्हें धुंधला सा याद आया कि वाकई ऐसा हुआ था। शुरुआत में शराब के पैसे जुटाने के लिए तुमने अपनी बेटी को बाजार के एक जोड़े को बेचने का प्लान बनाया था। मैंने कितने घटिया काम किए थे। तभी तो पिछली जिंदगी में तुम्हारी मौत टेस्टिकुलर कैंसर से हुई थी। तुम बिल्कुल इसी लायक थे, इसलिए तुमने चावल के आटे की थैली उस पुराने छोटे बिस्तर पर रख दी। मैं कसम खाता हूं कि मैं अपनी बिटिया को कभी नहीं बेचूंगा। कल मैं बाजार में काम ढूंढने जाऊंगा। यह कहकर तुम मुड़े और बाहर चले गए। बाहर आकर तुमने खुद को कई बार जोर जोर से थप्पड़ मारे। अगर तुम्हें ठीक से याद था तो उसी महीने लिंचिंग शू अपनी बेटी के साथ तालाब में कूदने वाली थी। यह सोचते ही तुम्हारा रोम रोम कांप उठा, यह देखकर कि शाम हो रही थी और घर में राशन खत्म हो चुका था। 20 मिनट बाद तुम पीछे वाले पहाड़ की तलहटी में पहुंच गए। तुमने अपनी अंडरवियर से इलास्टिक बैंड निकाला और उससे एक गुलेल बनाई। एक झटके के साथ तुमने कंकड़ चलाया और एक फाकता पंख फड़फड़ाकर उड़ गई। पिछली जिंदगी में अमीर बनने के बाद तुम्हें शूटिंग का शौक लग गया था और तुमने कुछ समय तक गुलेल से भी खेला था। घास में आधे दिन तक छुपने के बाद आखिरकार तुमने जाल से कुछ शिकार फंसा ही लिया। वहां एक तीतर था और तुमने गुलेल से कुछ फाकते भी गिराए थे।
वो फाख्ते बहुत छोटे थे, चारों का वजन मिलाकर एक 2 पाउंड भी नहीं था, पर तीतर पूरे 5 पाउंड का था। तुमने इन्हें लताओं से बांधा और डंडे पर लटकाकर घर ले जाने की तैयारी करने लगे, पर अचानक तुम्हें महसूस हुआ कि पीठ पीछे का वजन गायब हो गया है। तुम इतने डर गए कि तुम्हारे माथे पर ठंडा पसीना आ गया। क्या मेरा सामना किसी भूत से हो गया है? तभी तुमने देखा कि तुम्हारी छाती पर टंगा ताबीज रोशनी से चमक उठा। यह वही चीज थी जिसे तुम्हारी पत्नी ने पिछली जिंदगी में हमेशा अपने पास पहना था। यह न तो जेड था और न ही प्लास्टिक, जब तक कि उसने नदी में कूदकर आत्महत्या नहीं की थी। उसने इसे उतार कर तालाब के पास फेंक दिया था। जब तुमने गौर से देखा तो ताबीज की रोशनी गायब हो चुकी थी, इसलिए तुम उसे छूने के लिए आगे बढ़े। अगले ही पल तुम एक अजीब सी दुनिया में पहुंच गए। उस जगह को देखकर लगा वह तुम्हारे अस्पताल के कमरे जितनी बड़ी भी नहीं थी। कई बार आजमाने के बाद तुम समझ गए ताबीज को पकड़कर तुम अंदर जा सकते थे और बाहर जाने के बारे में सोचकर निकल सकते थे। इस जादुई शक्ति के साथ तुम इस जन्म में बाजी पलट सकते थे। घर लौटते रास्ते में कई घरों में बिजली आ चुकी थी, पर तुम्हारे घर में अभी भी मिट्टी के तेल वाले लैंप जलते थे। यहां तक कि प्राकृतिक आपदाओं के सबसे बुरे साल भी बीत चुके थे। फिर भी तुम अपने अगले खाने के लिए आश्वस्त नहीं थे। तुम सामान सीधे रसोई में ले गए। पूरी तरह अंधेरा होने के बाद तुम फाख्ते के सूप का एक बड़ा कटोरा मुख्य कमरे में ले आए। चिंग चिंग, खाना खाने का समय हो गया है। मैंने तुम्हारा दूध बढ़ाने के लिए फाख्ते का सूप बनाया है। 3 बार पुकारने के बाद लिंचिंग शू धीरे धीरे अंदर के कमरे से बाहर आई। जब उसने टेबल पर फाख्ते के सूप का बड़ा कटोरा देखा तो वह तुरंत पास नहीं आई, बल्कि वहीं थम गई। उसकी आंखों में नफरत भरी थी। इस पल अपनी पत्नी के पैबंद लगे कपड़ों को देखकर संसाधनों की कमी वाले इस दौर में तुम्हारा दिल फिर से कसैला हो उठा। लिंचिंग शू की खूबसूरती गजब की थी, पर तुम ही एक नंबर के कमीने थे। तुमने उसे पा तो लिया था, पर उसकी कद्र नहीं की थी। अब उसे पूरी तरह चौकस देखकर भले ही तुम्हारा दिल उसके साथ बैठकर खाने को मचल रहा था, तुम यह भी समझ गए थे कि जब तक तुम वहां रहोगे वह कभी अपने चॉपस्टिक्स को हाथ नहीं लगाएगी। मैं रसोई में खा लूंगा। यह कहकर तुम मुड़े और बाहर चले गए और लिंचिंग शू अपनी जगह पर सन्न खड़ी रह गई, फाख्ते के गोश्त और सूप से भरे बड़े कटोरे को घूरते हुए। उसके दिल में एक अजीब सा अवास्तविक एहसास उमड़ पड़ा। क्या यह कोई सपना है या यह मौत से पहले का आखिरी खाना है? पहले जब भी घर में थोड़ा बहुत खाना होता था, तुम पहले खुद पेट भरकर खाते थे और उसके हिस्से में सिर्फ झूठा पानी आता था। तो अब भले ही वह भूखी थी, लिंचिंग शू ने आसानी से खाने की हिम्मत नहीं जुटाई जब तक कि वह घर से बाहर नहीं निकल आई और तुम्हें खिड़की के नीचे बैठकर सूप पीते नहीं देखा और रसोई के दरवाजे पर एक बड़ा जंगली तीतर टंगा नहीं देखा। उसे अंदाजा हो गया कि तुमने जरूर पहाड़ पर जाकर शिकार किया होगा। तब लिंचिंग शू पलटी और मुख्य कमरे में लौटी, कटोरा उठाया और खाने लगी। खाना खत्म होने के बाद तुम अपनी पत्नी की थकी हुई नजरों के सामने काम संभालने लगे। तुम एक आलसी आदमी थे और इस घर में शायद यह पहला मौका था जब तुमने वाकई घर का काम किया था। इन कामों को निपटाने के बाद दिन में की गई अपनी घटिया हरकतों को याद करते हुए तुमने पानी का एक बर्तन उबाला और उसे अंदर ले गए। चिंग चिंग, अपने आप को इस पानी से पोंछ लो। यह कहकर तुमने बाल्टी नीचे रखी और मुड़कर तुरंत वहां से हट गए। दरवाजे पर बैठकर बहुत देर बाद जाकर कहीं अंदर से पानी की हलचल की हल्की सी आवाज आई और तुमने जगमगाते आसमान की तरफ देखा, यह योजना बनाते हुए कि कल पैसे कमाने का कोई रास्ता निकाला जाए ताकि घर की हालत को जल्दी से सुधारा जा सके। हालात अब पतझड़ का मौसम था और सर्दियों में तापमान -20 डिग्री तक गिर जाता है, जिससे पानी तुरंत जम जाता है। तुम्हारी पत्नी और बच्चे को सर्दियों के कपड़े चाहिए, वरना वे इस ठंड को नहीं सह पाएंगे। पानी की आवाज बंद होने के बाद तुम उठे और कमरे के अंदर गए। तुम्हें अचानक सामने देखकर लिंचिंग शू इतनी डर गई कि वह तिरछे होकर पीछे की तरफ खिसकती चली गई। मेरे पास मत आओ, यह देखकर तुमने खुद को पहले इतने बड़े जानवर जैसी हरकतें करने के लिए कोसा और यह भी समझ गए कि उसका दिल अभी इतनी जल्दी नहीं पिघलेगा। इसलिए तुमने अपनी पत्नी को नरमी से याद दिलाया, मैं तो बस पानी बाहर ले जाने आया हूं। यह कहकर तुमने फर्श से पानी उठाया और बाहर निकल आए। लिंचिंग शू ने तुम्हारे जाने पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसने जल्दी से अपने कपड़े पहन लिए। आंगन में तुमने बीवी के इस्तेमाल किए हुए गर्म पानी से नहाया, बस खुद को थोड़ा सा साफ करने के लिए। आखिरकार तुम काफी देर तक घास पर लेटे रहे थे। वो फाख्ता पकड़ने के बाद, धोने के बाद तुम चौखट पर बैठ गए, अपने अतीत की यादों में खोए हुए। एक जमाना था जब कुछ बाहरी लोग पहाड़ों में जड़ी बूटियां ढूंढने जाना चाहते थे, रास्ता भटकने के डर से। उन्होंने तुम्हें ढूंढा जो बिल्कुल खाली बैठे थे और तुम्हें अपना गाइड बना लिया। उस वक्त तुम्हें लगा इन शहर के लोगों के पास कोई काम धाम नहीं है, पर तुम जंगली डेंड्रोबियम चुनना भी जानते थे। अब तुम उन्हें खोद कर बेच सकते थे। यह सोचते ही तुम एकदम जोश में आ गए। मशाल बांधी, कुछ जुगाड़ वाले औजार तैयार किए और कमरे में कहा, दरवाजा बंद रखना, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूं। तुम पूरी रात बाहर रहे, सुबह के 4 बजे ही घर लौटे। किस्मत अच्छी थी, पहाड़ से उतरते वक्त रास्ते में बिल्ली का एक अड्डा मिल गया और तुमने ऐसे बच्चे निकाल लिए जिनकी आंखें भी नहीं खुली थीं।
छोटे छोटे बिल्ली के बच्चे और घर आकर तुरंत उनका जुगाड़ किया। एक को किचन में रखने के बाद तुम 2 टोकरियां लेकर बाजार की तरफ निकल पड़े। बाजार में जिस दिन सिंगल नंबर होते थे उस दिन मेला लगता था। तुमने भीड़-भाड़ वाली जगह ढूंढी, टोकरियों से मांस और खाल निकाली। अरे नौजवान, तुम्हारा पहाड़ी माल वाकई बहुत बढ़िया है। तुम्हें पहले लगा था कि ये बिकेंगे नहीं, तो इन्हें वापस ले जाकर एक साथ पका लेंगे और थोड़ा बड़े भाई, दूसरे भाई और तीसरी बहन के परिवार में बांट देंगे। पर जैसे ही तुमने सामान सजाया, किसी ने मांस का भाव पूछ लिया। एक बूढ़े और बुढ़िया ने तुम्हें देखा। एक जवान लड़का, सावला रंग, पक्का पहाड़ी लग रहा था और दाम सही मिलने पर वे तुरंत खरीदने आ गए। इस जमाने में मांस खाने के लिए कूपन चाहिए होते थे, इसलिए सिर्फ ऐसा पहाड़ी माल ही बिना कूपन के मिल सकता था। वे अपने पोते पोतियों के लिए कुछ बढ़िया लाना चाहते थे। जाने से पहले बुढ़िया ने बूढ़े के कपड़ों को खींचा, इशारा किया और सारी खालें भी ले लीं। बोली घर के बच्चों के लिए दस्ताने बनाएगी। तो 2 घंटे से भी कम समय में सारा माल बिक गया। फिर तुमने कल जो मोटी लकड़ियां इकट्ठी की थीं, उन्हें शहर की पुरानी दवा की दुकान पर ले गए। जब तुमने सामान बाहर निकाला तो मोटे चश्मे वाले बूढ़े की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने बड़े ध्यान से मोटी लकड़ी उठाई, उसे अच्छे से परखा, फिर हाथ बढ़ाकर एक कीमत लगाई। छोटे भाई, यह रही कीमत। उसने जो दाम लगाया उसे देखकर तुम्हारी त्योरियां चढ़ गईं। यह हरामी तुम्हें गांव का सीधा साधा समझकर बेवकूफ बना रहा था, तो तुमने अपना सामान वापस खींचने के लिए हाथ बढ़ा दिया। यह देखकर बूढ़े ने आगे बढ़कर तुम्हें रोका और अपनी दाढ़ी सहलाने लगा। अरे छोटे भाई, अगर दाम पसंद नहीं है तो हम बात कर सकते हैं। 6 ग्रेट यूनिटी नोट, इससे ऊपर नहीं जा सकते। माना कि बड़ा टुकड़ा तुमसे गलती से टूट गया था, पर इसकी कीमत इस भाव से बहुत ज्यादा थी। मगर तुम्हें पैसों की सख्त जरूरत थी और घर पर बीवी बच्चे भूखे थे। थोड़ी देर सोचने के बाद तुमने बेचने का फैसला किया और फिर जाकर मांस और आटा खरीदा। तुम 2 कोऑपरेटिव स्टोर भागे और आखिरकार इस जमाने का दुर्लभ मिल्क पाउडर हासिल कर ही लिया। वापस लौटने से पहले तुम्हें कल वाले अपनी बीवी के पुराने पैबंद लगे कपड़े याद आ गए, इसलिए तुम शहर की इकलौती सरकारी दुकान में घुस गए। लौटते वक्त तुम 70 साल के एक बूढ़े शिकारी से मिलने का चक्कर लगाकर आए। उसे ढेर सारा खाना देकर तुमने किसी तरह उस शिकारी की सबसे कीमती शिकार वाली बंदूक बदलवा ली। इस जमाने में मांस के लिए कूपन चाहिए थे, इसलिए बिना रोक टोक मांस खाने के लिए खुद ही इंतजाम करना पड़ता था। जब तुम घर के करीब पहुंचे तो देखा लिंचिंग शेवा बच्चे को पीठ पर लादे खेतों में काम कर रही है। बड़े भाई झाओ झिनशिन ने तुम्हें आते देखा तो गुस्से से आग बबूला हो गए। कहाँ मरे हुए थे इतनी देर? अपनी बीवी को अकेले खेतों में काम कराते छोड़ दिया। सामने खड़े बड़े भाई को देखकर तुम्हारी नाक में दम आ गया और आंखें भर आईं। मैं बाजार गया था काम के सिलसिले में, रास्ते में थोड़ा मांस और आटा ले लिया। आज रात बच्चों को लेकर हमारे यहाँ खाना खाने आ जाना। यह सुनकर बड़े भाई ने शक भरी नजरों से तुम्हें ऊपर से नीचे तक देखा। तुम्हारे पांवों की कीचड़ और सामान से भरी टोकरियों पर नजर डाली। तुम्हारी भाभी ने दोपहर में ही मक्के की रोटियां बनाई हैं। मैं तुम्हारी बीवी से थोड़ी बंधवा कर भिजवा दूंगा। हम खाने नहीं आएंगे, बस अब अपनी भाभी का ख्याल रखना। इतना कहकर तुमने और कुछ नहीं कहा और अपना सामान लेकर घर लौट आए। बीवी का दिल जीतना है तो पहले उसका पेट जीतना होगा, इसलिए तुम किचन में जुट गए। जब अंधेरा होने को आया, लिंचिंग शेवा कुछ मक्के की रोटियां लेकर घर लौटी, पर जैसे ही उसने आंगन में कदम रखा, उसे किचन से मांस की महक आई। तो वो भागकर किचन के दरवाजे तक पहुंची और देखा कि तुम साधारण चूल्हे के आगे व्यस्त खड़े हो। पूरा दिन काम करके लिंचिंग शेवा पहले से ही भूखी थी। रोटियां अंदर रखने के बाद वो बेडरूम में गई और सोते हुए बच्चे को छोटे पलंग पर लिटा दिया। पर जैसे ही उसने नजर घुमाई, टेबल पर मिल्क पाउडर का डिब्बा दिखा। लिंचिंग शेवा का खून खौल उठा। वो भागकर किचन में आई, हाथ उठाया और तुम्हारे एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। क्या तूने फिर मेरी माँ को डरा धमकाकर पैसे छीने हैं? इतने कमीन इंसान कैसे हो सकता है तू? बीवी के इस तरह अचानक याद दिलाने पर तुम्हें अपनी वो घटिया हरकत याद आ गई कि वाकई तुमने पैसे के लिए अपनी सास पर चाकू तान दिया था। तो तुमने तुरंत बात दबाई, मैंने पैसे नहीं छीने, ये सब जो है आज मैंने खुद कमाया है। कहते हुए तुमने तुरंत अपने पजामे में हाथ डाला। ये देखकर लिंचिंग शेवा और ज्यादा भड़क उठी। वक्त क्या चल रहा है और तेरी हरकतें अभी भी वही हैं। और उसने आगे बढ़कर एक और तमाचा रसीद कर दिया। लगातार 2 तमाचे खाकर तुम्हारी बोलती बंद हो गई और जब दिखा कि लिंचिंग शेवा रुकने का नाम नहीं ले रही, तो तुमने झट से अपनी पैंट से 5 ग्रेट यूनिटी नोट बाहर निकाल लिए। अरे बीवी, कसम से ये आज की मेरी कमाई है, इसे पकड़ो। लिंचिंग शेवा जबरदस्ती उसके हाथ में नोट ठूंसे जाते देख चक्कर खाकर गिर पड़ी और जैसे ही वो गिरने लगी, तुमने संभालने के लिए हाथ बढ़ाया, पर लिंचिंग शेवा ने गुस्से में तुम्हारा हाथ झटक दिया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि तुम्हारे जैसा नकारा इंसान एक ही दिन में इतने सारे पैसे कमा सकता है। तू बाहर जाकर कौन से काले धंधे कर रहा है? उसे बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था कि तुम जैसा आवारा इतनी रकम ले आया है। न जाने बाहर क्या गुल खिला रहा है। अब क्या किया जाए? इस आदमी के साथ तो जिंदगी जीना नामुमकिन है। तुमने देखा कि लिंचिंग शेवा तुम्हारी बात पर बिल्कुल यकीन नहीं कर रही। तुम उसके सामने लगभग घुटनों पर आ गए। मैं कल रात पहाड़ पर गया था,
डेंड्रोबियम चुने और वहीं मुझे बिल्ली का घोंसला मिल गया। उन चीजों से मुझे 6 10 युआन के नोट मिले। एक मैंने अनाज खरीदने में खर्च कर दिया, बाकी के ये बचे हैं। डेंड्रोबियम का नाम सुनते ही लिंचिंग शेवा की आंखों में थोड़ी जान आई। उत्तर में गिनसेंग होता है, दक्षिण में डेंड्रोबियम होता है। उस चीज की बहुत ज्यादा चिकित्सीय वैल्यू होती है, उसके अच्छे दाम मिलते हैं, पर वो गहरे जंगलों में उगता है, ढूंढना बहुत मुश्किल होता है, खासकर आधी रात को। पर गहराई से सोचने पर जब वो सुबह उठी थी तो कुएं के पास वाकई खून के निशान थे, और पतीले में बिल्ली का मांस भी पक रहा था। क्या वाकई उसने इस पर शक करके गलत किया? पर इसे डेंड्रोबियम के बारे में कैसे पता चला? लिंचिंग शेवा की टकटकी के आगे तुमने अपना दाहिना हाथ उठाकर कसम खाई, मैंने सच में कोई बुरा काम नहीं किया, वरना भगवान करे मेरे खानदान का नामो निशान मिट जाए। यह देखकर कि बीवी की सांसें थोड़ी शांत हुईं और उसका तेवर नरम पड़ा, तुम्हें चैन मिला। चिंचुआह ने झट से पैसे संभाल कर रख लिए। मैं बड़े भाई के घर थोड़ा मांस भिजवा कर आती हूँ, उन्हें भी चखने का मौका मिले। हालांकि स्पेस में चीजें महफूज थीं, पर बीवी को पैसे सौंपना मतलब घर की तिजोरी सौंपना था। फिर तुमने भुने हुए मांस की एक प्लेट उठाई और कार्प मछली और टोफू का सूप मुख्य कमरे की मेज पर रख दिया। फिर किचन में जाकर एक बड़े कटोरे में मांस भरा, बड़े भाई के घर की तरफ चल पड़े। रास्ते में तुमने चावल के आटे के लिए पुराने जुआन का बकाया और शराब के पैसे भी चुका दिए। इस बीच लिंचिंग शेवा हाथ में 10 युआन के नोटों को घूरती रही और वापस कमरे में चली गई। उसे इस घर में आए 2 साल से ज्यादा हो चुके थे। हमेशा ऐसा होता था कि तुम उससे पैसे छीन कर ले जाते थे। यह पहली बार था जब तुमने खुद अपनी मर्जी से पैसे दिए थे, इसलिए उसने रकम को 5 हिस्सों में बांटकर अलग अलग जगहों पर छिपा दिया। यह सब करने के बाद उसे बाहर से कदमों की जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। वो कमरे से बाहर आई और टेबल पर रखी भाप छोड़ती डिश और सूप को देखकर कुछ पल के लिए सन्न रह गई। फिर वो तसल्ली करने किचन की तरफ गई। आटे का मटका आधे से ज्यादा भरा था, तेल का डिब्बा भी लबालब था, और धसक में 10 पाउंड से ज्यादा सुअर की चर्बी वाला मांस लटका हुआ था। क्या यह आदमी सच में बदल गया है? इस पल लिंचिंग शेवाह को कुछ समझ नहीं आ रहा था। आखिरकार की दाढ़ी में तिनका आदतें इतनी आसानी से थोड़ी बदलती हैं। लिंचिंग शेवा को बैठे देख तुमने उसके कटोरे में तीतर का गोश्त परोसा। कल सुबह तड़के मैं फिर पहाड़ पर जाऊंगा। सर्दी शुरू होने से पहले मुझे वो सारी जगहें खंगालनी होंगी जहां डेंड्रोबियम मिल सकता है। आखिरकार इस वक्त पैसे कमाने का यही सबसे तेज रास्ता है। एक बार देश के हालात सुधर जाएं, तो इन पैसों को मैं बाकी कारोबार में लगा दूंगा। तुम्हारी बातें सुनकर लिंचिंग शेवा हैरान रह गई। उसने कुछ नहीं कहा। कल रात तो उसकी किस्मत बहुत अच्छी थी कि अचानक डेंड्रोबियम हाथ लग गया। भला हर बार इतनी किस्मत थोड़ी चमकेगी? लिंचिंग शेवा तुम्हें समझाना चाहती थी, अगर सच में पैसे कमाने हैं तो कोई नौकरी कर लो, भले ही दिन के कुछ ही पैसे मिले। खाली बैठने से तो वह बहुत बेहतर है। पर तुम्हारी फितरत को सोचते हुए, जब तक तुम जुए सट्टे में पैसे नहीं उड़ाते, वो तुम्हें पीने से नहीं रोकेगी। उसने अपनी चॉपस्टिक्स उठाई और तीतर का मांस वापस कटोरे में डालने लगी। उसकी यह हालत देखकर तुमने तुरंत बच्चे का बहाना बनाकर उसे रोका। अरे बीवी, तुम बहुत दुबली हो गई हो, और खाओ, वरना बच्चे को दूध कहां से मिलेगा। डब्बा बंद दूध चाहे कितना भी अच्छा हो, माँ के दूध की बराबरी नहीं कर सकता। ऊपर से वो बहुत महंगा है और आसानी से मिलता भी नहीं। यह कार्प मछली और टोफू का सूप है, इसे पियो, इससे दूध उतरने में मदद मिलेगी। इन बातों पर लिंचिंग शेवाह ने तुम्हें घूर कर देखा। चॉपस्टिक्स पकड़े उसकी उंगलियों की पोरें सफेद पड़ गईं, पर उसने इस बार मना नहीं किया। आज तुम पूरे दिन रात लगातार दौड़े थे, थककर चूर हो चुके थे। आखिरकार घर की रोजी रोटी की समस्या हल हो ही गई। पेट पूजा करने के बाद सीधे पत्नी से जा बोले, अरे पहले मैं जरा सो जाऊंगा। इतना कहकर आप उठे, झुके और अंदर वाले कमरे में चले गए और तकिए पर सिर रखते ही गहरी नींद में सो गए। जब लंचिंग शुआ बर्तन धोकर वापस लौटी तो उसने फर्श पर आपके उतारे हुए कपड़े देखे। नाक सिकोड़कर उसने उन्हें उठाया और चांद की रोशनी में ही कपड़े धोने लगी। काम खत्म करने के बाद वो अपना थका हारा शरीर घसीटते हुए बेडरूम में लौटी। तभी उसका पैर गलती से एक टोकरी से जा टकराया। लंचिंग शुआ ने उसे उठाया और देखा, अरे वो तो औरतों के कपड़ों का एक बिल्कुल नया सेट और बच्चों के कपड़ों के 3 सेट निकले। तो वह गहरी नींद में सो रहे आपको बहुत देर तक बस एकटक देखती रही। वो इस इंसान को समझ ही नहीं पा रही थी। आप ऐसे सो रहे थे जैसे कोई कुंभकर्ण हो, दुनिया जहान से बिल्कुल बेखबर। रात के वक्त आपकी बेटी 2 बार जागी, लेकिन वो आपको उठा नहीं पाई, और सुबह सुबह जाकर कहीं आपकी आंखें खुली। करवट बदलकर आपने देखा कि लंचिंग शुआ थकान से सिकुड़ी हुई है, आपसे मुंह फेरकर दुबकी हुई लेटी है। इस वक्त उसने सिर्फ एक फटा पुराना छोटा सा वास्कट पहना हुआ है। यह नजारा देखकर मुंह में पानी आ गया। आखिरकार पिछले जन्म में लंचिंग शुआ की मौत के बाद आपने कभी किसी दूसरी औरत की तरफ पलट कर नहीं देखा था, तो आपने अपना हाथ बढ़ाया और उसे अपनी बाहों में खींच लिया। यह सब किसी सपने जैसा लग रहा था, और जैसे ही आप उसे चूमने के लिए झुके, आपकी बाहों में मौजूद पत्नी एकदम अकड़ गई। साफ पता चल रहा था कि वो आपके छूने से चिढ़ रही है, तो आपने अपने दिल की कड़वाहट को जबरन दबा दिया। पलटकर बिस्तर से उठे। अभी के लिए तो बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। आपने बिना यह परवाह किए कि वो सूखे हैं या नहीं, रस्सी से धुले हुए कपड़े उतार लिए।
और झटपट उन्हें पहन लिया। फिर दबे पांव चलकर आपने टोकरी से वो चीजें बाहर निकाली और उन्हें मेज पर रख दिया। इसी वक्त लंचिंग शुआ बिस्तर पर उठकर बैठ गई और ठंडे तेवर के साथ आपकी तरफ देखने लगी। वो बोली, अगर सच में बदलना चाहते हो तो कोई काम धंधा ढूंढ लो। जब तक मेहनत करने की नीयत है, महीने के 10 युआन से ज्यादा कमा लोगे। हमारा घर आराम से चल जाएगा। अपनी पत्नी को खुद से प्यार से बात करते देख। आपके सीने में खुशी की लहर दौड़ गई। आप जानते थे कि लंचिंग शुआ आपकी फिक्र करती है। ऊपर वाले ने आपको दोबारा जीने का मौका जो दिया है। जैसे ही देश पूरी तरह खुले, आपको बिजनेस के लिए काफी पैसा जोड़ लेना है। पिछले जन्म में जब वो माँ बेटी छोड़कर चली गई तो आप आवारा कुत्ते की तरह कुछ दिनों तक दर दर भटकते रहे थे। फिर शायद किस्मत ने पलटा खाया और आपको सरकारी स्टोर में वेटर की नौकरी मिल गई। अपनी मीठी जुबान और बात करने के हुनर की वजह से आप तरक्की करते करते मैनेजर बन गए। और इसी वजह से आपको अपनी क्लास से ऊपर उठकर उन बड़े बड़ों लोगों के बीच उठने बैठने का मौका मिला। इस जन्म में आपको अपने दम पर अपनी पहली कमाई का जुगाड़ करना ही होगा। तो पहाड़ों से डेंड्रोबियम ढूंढना इस वक्त पैसे कमाने का सबसे तेज रास्ता है। उससे भी बड़ी बात, पिछले जन्म की यादें आपके पास हैं और आप जानते हैं कि जड़ी बूटी कहाँ मिलेगी। भला ऐसा शानदार मौका आप कैसे हाथ से जाने देते? लेकिन फिलहाल आपको समझ नहीं आ रहा था कि अपनी पत्नी को कैसे समझाएं। जब आप डेंड्रोबियम तोड़ने पहाड़ जाने की जिद पर अड़े रहे तो लंचिंग शुआ ने देखा कि आप चुपचाप खड़े हैं। वो जानती थी कि आपका मिजाज बहुत जिद्दी है, तो उसने चुपचाप कंबल खींचा और दोबारा लेट गई। चूहेदानी जैसे चूल्हे के पास रखे बर्तन में आपके लिए मक्के के रोटियां रखी थीं। उसकी बात सुनकर आपने तेजी से अपनी भौहें उचकाईं। चेहरे पर बेहिसाब खुशी छा गई और आप पलंग के पास आकर लंचिंग शुआ के गाल पर प्यार करने लगे। सुनो, कल मेरी अपने बड़े भैया से बात हुई थी। आज तुम्हें उनके यहाँ हाथ बंटाने जाने की कोई जरूरत नहीं है। जब टाइम मिले तो किचन से सुअर का मांस लेकर आधा हिस्सा मेरी सास को दे आना। और लंचिंग शुआ ने जब आपको पास आते देखा तो उसे लगा कि उसने आपको गुस्सा दिला दिया है और आप फिर से उसे मारने आ रहे हैं। पर उसे उम्मीद नहीं थी कि आप उस पर ऐसा लाड बरसा दोगे। वो साफ साफ सुन भी नहीं पाई कि आपने क्या कहा, और न ही वो आपको देख पाई। यहां तक कि जाने से पहले आपने अपनी बेटी को भी प्यार किया। जब तक उसे होश आया, इस धुंधले कमरे से आप जा चुके थे। वहां सिर्फ वो और छोटे बिस्तर पर सो रही उसकी बेटी ही रह गई थी। हालांकि अभी सुबह थी, पर वो बेचैनी से करवटें बदल रही थी। दोबारा नींद न आने पर वो बिस्तर पर तब तक पड़ी रही जब तक धूप उसकी पीठ पर नहीं आ गई। तभी जब किसी ने दरवाजा खटखटाया तो वो बोली, अरे दूसरी जेठानी जी, आप इतनी सुबह सुबह यहाँ कैसे? कोई खास बात है क्या? लूजो की आंखें इधर उधर घूमकर सीधे किचन के अंदर झांकने लगी। उसने बड़े मजे से ठहाका लगाया। अरे छोटकी जेठानी, मैंने बड़ी जेठानी से सुना कि कल रात तुम्हारे घर में मांस बना था। क्या तुम्हारे चौथे भैया जुए में कोई भारी रकम जीत कर आए हैं? ये कहते हुए बिना किसी जवाब का इंतजार किए उसके पैरों में जैसे आंखें थीं और वो सीधा किचन के दरवाजे पर जा पहुंची। हे भगवान, क्या चौथे भैया ने कहीं चोरी या डकैती डाल ली है? इतने बड़े मांस के टुकड़े पर पक्का बहुत खर्चा आया होगा। उसके अपने घर में पिछले 6 महीने से शक्ल तक नहीं देखी थी। बच्चा कई दिनों से रो रहा था, पर इन्होंने एक छटांक नहीं दिलाई। उसने बड़ी मुश्किल से अपनी नजरें हटाईं। तभी उसकी नजर उस काली दीवार पर पड़ी। अरे वहां तो आधा तीतर टंगा हुआ था। उसका तो होश ही उड़ गया। चिल्लाकर बोली, अरे चौथे भैया की बीवी, तुम अपनी आंखें खुली रखो। तुम्हारा पति अगर जुआ खेलता रहा तो जेल की हवा खानी पड़ेगी। यह सुनकर लंचिंग शुआ का चेहरा धीरे धीरे काला पड़ने लगा और वो बोली, दूसरी जेठानी, ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? अगर कुछ गैर कानूनी है तो पुलिस खुद ब खुद पकड़ लेगी। तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरी जेठानी। इन सब बातों की चिंता करने की लूजो कुछ और कहना चाहती थी, पर उसकी आंखें घूमी और जैसे ही उसे कुछ सूझा वो मुंह में आने वाली बात को अंदर ही निगल गई। अरे बुरा मत मानो मेरी बात का छोटकी जेठानी, मैं तो बस अपने चौथे भैया की फिक्र में ये सब कह रही हूँ। मेरा पति और वो दोनों सगे भाई जो ठहरे, इधर मेरा छोटा बच्चा मांस के लिए रो रोकर पागल हो रहा है, भूख के मारे बिलख रहा है बेचारा। तो क्या तुम मुझे उधार में 5 जीन मांस दे सकती हो? बाद में मैं अपने दूसरे पति से कहकर तुम्हारे पैसे भिजवा दूंगी। 2 साल से ज्यादा साथ रहते हो चुके थे। लंचिंग शुआ शीशे की तरह साफ जानती थी कि ये दूसरी जेठानी किस थाली की चट्टी बट्टी है। एक बार जो चीज इसके घर चली गई, समझो कुत्ते के आगे फेंका हुआ मांस जो कभी वापस नहीं आता, और मुंह उठाकर 5 जीन मांस मांगने चली आई। यह तो दूर की बात है कि वो खुद से उधार देने की हिम्मत करती। अगर हक होता भी तब भी मुमकिन नहीं था। इतना बड़ा मामला था वो बोली, यह फैसला मैं अकेले नहीं ले सकती। दूसरी जेठानी, चौथे भैया के आने का इंतजार करो, उन्हीं से बात करना। लूजो ने जब उसे ऐसा करते देखा तो अंदर ही अंदर आग बबूला हो उठी। अच्छा, तो जब चौथा भैया आए तो उसे याद से बोल देना कि वो मांस मेरे घर पहुंचा दे। इतना कहकर जैसे ही वो मुड़ी, उसके चेहरे की बनावटी मुस्कान गायब हो चुकी थी। उधर पहाड़ पर दोपहर होने को आई थी। कल के अपने अनुभव और पिछली जिंदगी की थोड़ी बहुत याद के सहारे आपने बहुत माथापच्ची के बाद आखिरकार एक जंगली डेंड्रोबियम ढूंढ ही निकाला। जब तक उसकी ज्यादातर जड़ें बाहर आईं, तब तक काफी वक्त बीत चुका था। यह पौधा कल वाले से काफी बड़ा था।
शाम ढलने तक आपने बेहद सावधानी से उस बड़े पौधे को पूरी तरह खोद लिया और जैसे ही आप पहाड़ से उतरकर घर की तरफ बढ़ने लगे, अरे बाप रे, मुड़ते ही आपका सामना एक बीमार हिरन से हो गया। लगता है वो वही डेंड्रोबियम खाने आया था। यह देख आपने तुरंत अपनी जादुई दुनिया से वो शिकार वाली बंदूक निकाली जो कल ही बदली में ली थी। एक ही सांस में जंगल के बीचों बीच बंदूक की गोली की आवाज गूंज उठी, जिससे आसमान में पक्षियों के झुंड डरकर चीखते हुए भाग खड़े हुए। घर पर लंचिंग शुआ ने खाना पका लिया था, बच्चे के लिए दूध तैयार कर दिया था, पर आपका कोई अतापता नहीं था। उसने गहरी चिंता से अपनी भौहें सिकोड़ ली। डेंड्रोबियम ढूंढना कोई बच्चों का खेल थोड़ी है, इसे तो कोई ढंग का काम सिखाना ही पड़ेगा। और अभी वो इन ख्यालों में डूबी ही थी कि आप चुपचाप आंगन में दाखिल हो गए। जैसे ही आपने टोकरी से सामान बाहर निकाला, अंदर कमरे से लंचिंग शुआ की आवाज गूंजी। वो बेटी को गोद में उठाए बाहर आई और बोली, हाथ धोकर खाना खा लो। इतना कहकर वो बच्ची को लेकर वापस अंदर चली गई। आपने देखा कि आपकी पत्नी ने एक नजर टोकरी पर डाली पर कुछ बोली नहीं। घर के अंदर पहुंचते ही आपने देखा कि मेज पर गर्मा गर्म खाना लगा हुआ था। आपकी आंखें नम हो गईं, मन कर रहा था कि अपने पिछले जन्म में वापस जाकर खुद को जोर जोर से थप्पड़ मारूं। इतनी रूपवान और संस्कारी पत्नी मिली थी, भला कोई उसे कैसे ठुकरा सकता है। आप चलकर मेज पर बैठे और जल्दी जल्दी खाना खाने लगे। सुनो मैं जरा थोड़ी देर में गांव के मुखिया के घर जा रहा हूं। इन दिनों में अपने घर पर भी बिजली के तार खिंचवा लेते हैं। यह सुनते ही लंचिंग शुआ का हाथ जो बच्चे की पीठ थपथ पा रहा था रुक गया। वो खुद को रोक नहीं पाई और बोल पड़ी, बिजली? इसका मतलब अब से हर महीने हमें बिजली का बिल भी भरना पड़ेगा। इतना कहकर उसने चोरी छिपे आपकी तरफ देखा, डरते हुए कि कहीं उसे टोकने से आपको गुस्सा न आ जाए और आप गुस्सा होकर मेज न पलट दें। आप लंचिंग शुआ के चेहरे के भावों को तुरंत भाप गए। फिर आपने अपने चॉपस्टिक्स नीचे रखे, दरवाजे तक गए और टोकरी उठाकर कमरे के अंदर ले आए। देखो, ये आज मैं ढूंढ कर लाया हूं। किसी दिन कस्बे के दवाखाने में जाकर इसे बेच आऊंगा, अच्छे खासे दाम मिल जाएंगे इसके। लंचिंग शुआ एकटक उस डेंड्रोबियम को घूरने लगी। उसने अपनी आंखें उठाकर आपकी तरफ देखा और अविश्वास से पूछा, क्या सचमुच इसे तुमने ही खोदा है? यह देख आपने फौरन सफाई दी, अरे कसम खाकर कहता हूं, मैंने कोई चोरी या डकैती नहीं डाली है। यह सचमुच पहाड़ों में पूरे दिन की मेहनत का फल है। लंचिंग शुआ ने आपका शांत चेहरा देखा, तब जाकर उसने आधा यकीन करते हुए सिर हिलाया। तभी बोली, दिन में हमारी वो दूसरी जेठानी आई थी। वो उधार में 5 जीन सुअर का मांस मांग रही थी। और यह सोचकर लंचिंग शुआ का चेहरा उतर गया। साफ साफ दिख रहा था कि वो बहुत दुखी है। घर पर जो नहीं थे तो तुम खुद ही समझ गए। बड़ी जेठानी ने उसका दिल दुखाया था, इसलिए तुमने गुस्से में आकर कहा था, आज से इस घर को तुम संभालोगी। घर के सारे पैसे और सामान अब तुम्हारे कंट्रोल में रहेंगे। अगर तुम्हें किसी को उधार नहीं देना तो हम बिल्कुल नहीं देंगे। तुम्हारी इन बातों ने शिया को सोच में डाल दिया। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने डरते हुए कहा, मुझे किसी को कुछ नहीं देना। दूसरी जेठानी कहती तो है कि उधार ले रही है, पर कभी वापस नहीं करती। ये पहली बार थोड़ी है कि उसने हमसे उधार लिया हो और कभी वापस नहीं किया। शिया की बात सुनकर तुम्हारे चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। तुमने प्यार से उसकी नाक पर उंगली रखते हुए कहा, अगर नहीं देना तो मत दो, हम उसकी ये दादागिरी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। तुम्हारी मुस्कान देखकर शिया हैरान रह गई। फिर उसने अपनी बेटी को उठाया और अंदर वाले कमरे में चली गई। पेट भरकर खाना खाने के बाद तुमने बर्तन धोए, फिर आधा किलो मांस काटा और अंधेरे में बाहर निकल पड़े। गांवले हेड वोंग शुआनजू ने देखा कि तुम वो काले रंग वाले हो तो उसका पुराना चेहरा एकदम सख्त हो गया और उसने तुम्हारे हाथ में मांस देख लिया। उसका झुर्रियों वाला चेहरा किसी फूल की तरह खिल उठा। अरे शिन्हुआ, इतनी रात को अपने चाचा से मिलने आए हो? क्या बात है? उसने तुम्हारे हाथ से मांस लेते हुए पूछा। मुझे घर में बिजली लगवानी है, अगर आपके पास टाइम हो तो थोड़ा इंतजाम करवा दीजिए। ठीक है, कल मैं तुम्हारे लिए सब करवा दूंगा। उसकी बात सुनकर तुम वहां ज्यादा रुके नहीं, शुक्रिया कहकर वापस लौट पड़े। लेकिन जब तुम रसोई के पास से गुजरे तो तुमने देखा कि अंधेरी रसोई में शिया उन बची हुई हड्डियों को चबा रही थी जो तुमने खाई थी। ये नजारा देखकर तुम्हारी आंखों में चुभन सी हुई और लगा जैसे तुम्हारे जिस्म का सारा खून जम गया हो। फिर तुमने भर्राई आवाज में पूछा, यह क्या कर रही हो? तुम्हारी आवाज सुनकर शिया डर के मारे कांप उठी और उसके मुंह के पास की हड्डी जमीन पर गिर पड़ी। फिर उसने आंगन में खड़े होकर तुम्हें डरी हुई नजरों से देखा। मुझे मत मारना, ये सब तो वही बचा हुआ खाना है जो आपने नहीं खाया था। मुझे लगा कि इसे फेंकना नहीं चाहिए, इसलिए। उस पल तुम्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने बिजली गिरा दी हो। तुमने अपनी जिंदगी में कभी खुद को इतना लाचार महसूस नहीं किया था। फिर बिना कुछ सोचे तुम उसके सामने घुटनों पर बैठ गए। शिया डर के मारे चीख पड़ी। तुम क्या चाहते हो? शिया की पलकें थोड़ी झुकी हुई थीं, वो अपने सामने घुटने टेके बैठे आदमी को देख रही थी। तभी उसे महसूस हुआ कि उसकी छाती गर्म आंसुओं से गीली हो रही है। वह सचमुच रो पड़ी थी। उसका बरसों से बंद दिल जैसे थोड़ा पिघलने लगा था, और यह देखकर कि तुम्हारी बीवी तुम्हारे जूठे टुकड़े खाने से भी इतना डरती है। तुम्हारे दिल में किसी ने जैसे खंजर उतार दिया हो। तुम जमीन से उठे, अपनी बीवी के खूबसूरत गालों को थामा, अपना सिर झुकाया और उसकी आंखों के कोनों से आंसू चूमकर साफ कर दिए। मेरी जान, तुम मुख्य कमरे में जाकर इंतजार करो, खाना बनते ही मैं अंदर ले आता हूं।
तुम तो मेरे लिए भगवान जैसी हो। शिया तुम्हारी ये बातें समझ नहीं पाई। शर्माते हुए वह ऐसे रसोई से बाहर निकल गई जैसे किसी भूत को देख लिया हो। रसोई में तुमने थोड़ी देर हाथ पांव चलाए और कढ़ाई से खुशबूदार भुना हुआ मांस तैयार हो गया। वह मोटे अनाज के कूपन जो उसका गला जला देते थे, उसकी बीवी उन्हें सहेज कर रखती थी और एक निवाला खाने की हिम्मत नहीं करती थी। लेकिन जैसे ही वह अंदर के कमरे में गया, उसकी नजर एक दूध जैसी गोरी और खूबसूरत पीठ पर पड़ी। एक ही पल में सारा खून उसके सिर पर चढ़ गया। तुम आगे बढ़े और पीछे से उसे अपनी बाहों में खींच लिया। मेरी जान, अब मुझे कभी छोड़कर मत जाना। उस धुंधलेपन में शिया को पहली बार महसूस हुआ कि यह सब करना कितना सुकून और मजेदार हो सकता है। शादी की रात के बाद यह पहला मौका था जब वे इतने करीब आए थे। कल रात के वाकये को याद करके शिया के गाल अभी भी जल रहे थे। उसने पालने में सो रहे बच्चे को देखने के लिए अपना चेहरा घुमाया और तभी शिया डर के मारे एकदम पीली पड़ गई। कल रात ऐसा लगा जैसे उसने पूरी रात अपनी बेटी के रोने की आवाज तक नहीं सुनी थी। अपनी बीवी का अचानक बदला रंग देखकर और उसकी आंखें बेटी पर जमी देख वह झटपट बिस्तर से उठा। कुछ ही कदमों में वह दौड़कर बेटी के पालने के पास पहुंच गया। उसने देखा कि बेटी पहले ही जाग चुकी है, अपनी दो बड़ी बड़ी आंखें फाड़कर देख रही है और मुस्कुरा रही है। इस पल जब तुमने अपनी बेटी को देखा, तुम्हारा दिल पूरी तरह पिघल गया। तुमने बड़ी सावधानी से अपनी बेटी को गोद में उठा लिया और वापस बिस्तर की तरफ आए, यह देखकर कि तुम्हारी बेटी बिल्कुल ठीक है और मुस्कुरा रही है। शिया के दिल पर रखा भारी पत्थर आखिरकार नीचे आ गिरा। उसकी तनी हुई नसें भी अब ढीली पड़ गईं। फिर उसकी आंखें लाल हो गईं। वह रोने ही वाली थी। उसे खुद पर पछतावा हो रहा था कि वह कल रात इतनी गहरी नींद में कैसे सो गई थी। इतनी सी बच्ची, अगर इसे कुछ हो जाता तो वह जिंदा कैसे रहती। सुनो, तुम नियोनियो के साथ थोड़ा और लेट जाओ, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनाकर लाता हूं। यह कहकर तुमने जमीन पर पड़े अंडरवियर को उठाया और सीधे पहन लिया। शिया ने अपनी बेटी को संभाला और उसके नीचे का डायपर देखा। भले ही वह ठीक से बंधा नहीं था, लेकिन बिल्कुल साफ और सूखा था। तभी तो कल रात उसने बच्ची के रोने की आवाज नहीं सुनी थी। तो क्या इस कमीने ने उठकर बेटी की देखभाल की थी? बच्चे के पैदा होने के बाद यह पहला मौका था जब उसने खुद आगे बढ़कर बच्चे की संभाल की थी। तो क्या वह सचमुच बदल गया है? क्या उस पर फिर से भरोसा किया जा सकता है? उधर तुम बड़े हुनर के साथ रसोई में काम में जुटे थे। इंतजार कर रहे थे कि कब तुम्हारी बीवी बच्चे को लेकर बाहर आए। खाना भी तैयार था, टोफू, छोटी सब्जी, मक्के का दलिया और साथ में मोटे अनाज के बंस। सीने पर कमीज डाले तुमने शिया की बाहों से बच्चा ले लिया। सुनो, तुम पहले जाकर हाथ मुंह धो लो। शिया को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन तुम्हें इतने छोटे बच्चे को अनाड़ी की तरह पकड़े देख उसके मुंह से हल्की सी हंसी निकल पड़ी। यह तुम्हारी अपनी बेटी है, कोई शेर थोड़ी है, वो तुम्हें थोड़ी काट लेगी। खाने के वक्त गांव का मुखिया वांग शुआंजू इलेक्ट्रीशियन के साथ आ पहुंचता है। जैसे ही वे आंगन में कदम रखते हैं, वे देखते हैं कि शिया आंगन की मेज पर बैठकर खा रही है। तुम सीने पर बिना कमीज के बच्चे को गोद में लिए आंगन में टहल रहे हो। उसकी नजर तुम्हारे बाजू के अंदरूनी हिस्से पर बने दांतों के गोल निशान पर पड़ती है। वह समझकर मुस्कुरा देता है। जिन्हुआ, अभी तुम्हारा खाना खत्म नहीं हुआ क्या? तुम्हें उम्मीद नहीं थी कि वांग शुआंजू इतनी जल्दी किसी को ढूंढ लाएगा। फिर तुम गांव के मुखिया और इलेक्ट्रीशियन को आंगन के बाहर गेट पर ले आते हो। इधर उधर की बातें करते हो जब तक शिया खाकर अंदर नहीं चली जाती। फिर तुम बच्चे को अपनी बीवी को सौंप देते हो और अपने ढीले अंडरवियर की जेब से दकियम सिगरेट का एक पैकेट बाहर निकालते हो। गांव का मुखिया उसके हाथ में दकियम को देखता है और अपने पीले दांतों से मुस्कुरा उठता है। हंसते हुए कहता है, अरे मेरे छोटे उस्ताद, लगता है तुमने कुछ कमाना शुरू कर दिया है। यह पैकेट पूरे 40 सेंट का है। उसके बगल में खड़ा इलेक्ट्रीशियन और भी भोलेपन से हंसने लगता है। सिगरेट कान के पीछे अड़ाकर वह सीढ़ी उठाता है और घर के पीछे की तरफ निकल जाता है। आज का यह काम वसूल हो गया। 40 सेंट की सिगरेट का पैकेट। वह खुद तो कभी ऐसी सिगरेट पीने की हिम्मत नहीं करता था। यह परिवार वाकई दिलदार है। बिजली जुड़ जाने के बाद तुम वापस अंदर जाते हो। जैसे ही तुम कदम रखते हो, कपड़ों का एक जोड़ा तुम्हारी तरफ उड़कर आता है। इससे पहले कि तुम कुछ समझ पाते, शिया की आवाज आती है, जल्दी से अपने कपड़े पहनो। इस तरह सीना ताने घूमने का क्या मतलब है? तुम्हारी पीठ पर अभी भी कई खरोंच के निशान हैं। वो सब कल रात शिया ने ही तो छोड़े थे। गांव के मुखिया और इलेक्ट्रीशियन दोनों ने उन्हें देख लिया था, पर किसी ने कुछ नहीं कहा। हालांकि तुम्हें किसी बात की खबर नहीं थी। तुम ऐसे ही सीना ताने घूम रहे थे। इस बात से शिया बुरी तरह शर्मा जाती है। उसका तो दिल करता है कि जमीन में कहीं समा जाए। तुम्हारे जाने के बाद ही शिया अपने सुलगते गालों को ढंक लेती हैं। खुद को शांत करने में उसे काफी देर लग जाती है। तभी जाकर वह धोने के लिए गद्दा उतारती है। वह बच्चे का पालना आंगन में ले जाती है, बच्चे को उस पर लिटाती है, बाल्टी में पानी भरती है और गद्दा धोने की तैयारी करती है। तभी शिया की माँ एक टोकरी लेकर आ पहुंचती है। उसकी टोकरी में अंडे और मांस का एक छोटा टुकड़ा था। शिया अपनी माँ को देखती है, जल्दी से हाथ पहुंचकर उठ खड़ी होती है। माँ, आप यहाँ कैसे? शिया की माँ टोकरी उठाकर रसोई में ले जाती है। उसकी नजरें अपनी बेटी के जिस्म पर ऊपर नीचे घूमती हैं। जब वह उसके पुराने और बेढंगे कपड़े देखती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह तुरंत अपनी नजरें फेर लेती हैं।
पालने से अपनी पोती को उठाते हुए वह कहती है, घर का काम अभी निपटाया था, तुमसे मिलने आ गई। और बात करते करते उसकी नजरें उस जर्जर 3 कमरों के कच्चे मकान पर घूम जाती हैं। वह मन ही मन लगातार पछता रही होती है। उसे इस बात के लिए कभी हाँ नहीं कहनी चाहिए थी। वह शादी जो इतनी सीधी लग रही थी, उसने उसकी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी है। शिया बेटा, माँ ने सब सोच लिया है। अगर सच में तुम्हारा इस आदमी के साथ गुजारा नहीं होता तो इसे तलाक दे दो। तुम अभी जवान हो, तुम्हारी पूरी जिंदगी पड़ी है। तुम्हारी पूरी जिंदगी इस कमीने की वजह से बर्बाद नहीं होनी चाहिए। शिया जब अपनी माँ की ये बातें सुनती है, वह एक पल के लिए सन्न रह गई। बिना कुछ बोले काफी देर तक स्टूल पर बैठी रही। उस दिन तुमने उसके मायके से लाए गए वे पैसे छीन लिए थे, जो बेटी के लिए चावल का आटा खरीदने के वास्ते थे। शराब खरीदने के लिए ऐसा करने पर उसे पूरी तरह से नाउम्मीदी महसूस हुई। उसे लगा कि इस आदमी के साथ रहकर उसे कोई उम्मीद नहीं दिखती। यहां तक कि उसके मन में मरने का ख्याल भी आ गया था। उस वक्त वह अपनी बेटी को गोद में लेकर तालाब में कूद जाना चाहती थी। जब तुम्हारा नशा उतरा तो सबसे पहले तुम्हें अपनी इस हरकत पर भयानक पछतावा हुआ। तुमने खुद को 1 दर्जन थप्पड़ मारे, फिर तुम घबरा गए। तुम बच्चे के लिए चावल का आटा खरीदने बाहर निकल पड़े। इन पिछले कुछ दिनों में वह देख रही है कि तुम वाकई बदल से गए हो। अब तुम आवारागर्दी करने बाहर नहीं जाते, शराब नहीं पीते, जुआ नहीं खेलते। लिन की माँ अपनी बेटी को सिर झुकाए चुपचाप बैठे देखती हैं। उसे लगता है कि वह बच्चे को लेकर परेशान है। वह मुंह खोलकर कहती है, अगर तुम बच्ची को रखना चाहती हो तो माँ तुम्हारी परवरिश में मदद कर देगी। यह कहकर वह एक पल के लिए हिचकिचाती हैं। पर अगर तुम घर पर रहकर बच्चे की परवरिश करोगी तो दोबारा शादी करना आसान नहीं होगा। इस दौर में तलाक होना बहुत बड़ी बात होती है। चाहे जिंदगी कितनी भी कड़वी या मुश्किल क्यों ना हो, औरत को दांत पीसकर सब सहना पड़ता है। यह सुनकर कि उसकी अपनी माँ ने तलाक के बाद दोबारा शादी तक का सोच लिया है और उसके लिए सब कुछ सोच रखा है, लिंचिंग शू अपनी माँ की बाहों से बच्ची को वापस ले लेती है। माँ, मैं अभी तलाक के बारे में नहीं सोच रही हूँ। वह अब धीरे धीरे बेहतर होने की तरफ बदलता दिख रहा है। ऐसा कहते हुए वह बच्ची के बदन पर पड़े एकदम नए छोटे छोटे कपड़ों को छूती हैं। ये वही कपड़े हैं जिन्हें कमाने के बाद उसने बच्ची के लिए खरीदा था। उसने मेरे लिए भी एक जोड़ा खरीदा था, पर मैं उसे पहनने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। लिन की माँ देखती है। अपनी बेटी के गोरे कमसिन चेहरे पर लंबे समय के बाद एक अजीब सी लाली छा गई है और उसकी आंखें फिर से चमक उठी हैं। वह एक पल के लिए हैरान रह जाती है। कल ही तो वह उस पर बरस पड़ी थी। तभी पड़ोस की माजी आकर कहती है कि उस पर बाहर के किसी आदमी के 50 युआन उधार हैं। इतना बड़ा कर्ज, और वह कोई सीधा काम भी नहीं करता। वह इसे कभी चुका भी पाएगा। ठीक इसी वजह से वह परेशान थी और सुबह सुबह ही हाल चाल जानने के लिए सामान लेकर आ गई थी। पर अपनी बेटी के चेहरे के भाव देखकर वे बनावटी नहीं लगते। अगर उसने सच में सुधरने की ठान ली है तो वह कोई ना कोई रास्ता निकाल लेगी, चाहे अपना सब कुछ क्यों ना बेचना पड़े। उसे उसकी यह बात चुकानी ही होगी। यह सोचते हुए उसने तुम्हें वह बात नहीं बताई जो उसने सुनी थी, डरते हुए कि कहीं इस बात को लेकर वह तुमसे कोई झगड़ा न मोल ले ले। वह खुद को संभालती है। उसकी आंखें नम हैं और वह राहत की सांस लेते हुए सिर हिलाती है। अगर वह बदल सकता है तो यह बहुत अच्छी बात है। फिर माँ भी चैन से बैठ जाएगी। यह कहते हुए वह अपनी आंखों के कोने से आंसू पोंछने के लिए हाथ उठाती है। ठीक इसी पल मुंह में मक्के का मोटा भुट्टा दबाए तुम पहाड़ पर चढ़ रहे हो, यह हिसाब लगाते हुए कि अब 2 मंजिला घर बनाने में कितना खर्च आएगा। डेंड्रोबियम की कीमत के हिसाब से, जिसे तुम अब खोद कर निकाल सकते हो। घर बनाने के बाद भी हमारे पास कुछ पैसे बच जाएंगे। इस दौर में इसे काफी बड़ी बचत माना जाता है। आखिरकार इस समय 10-10 हजार युआन कमाने वाले परिवार ज्यादा नहीं हैं। यह सोचते हुए कि अगले कुछ सालों तक तुम्हें गांव में ही रुकना पड़ेगा। सबसे पहले रहने सहने की स्थिति को सुधारो। वे 3 जर्जर मिट्टी की ईंटों वाले कमरे जिनमें परिवार अभी रहता है। जब तुम अंदर जाते हो तो अपनी लंबाई के साथ तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम ठीक से अपनी कमर भी सीधी नहीं कर पा रहे हो। अंदर धूल की भरमार है, हर तरफ से दीवारें झड़ रही हैं। यह वाकई इंसानों के रहने की जगह नहीं है। इस वक्त तुम्हें जरा भी अंदाजा नहीं है कि तुम्हारी सास तुम्हारी पत्नी के साथ तलाक को लेकर चर्चा कर रही है। अगर तुम्हें पता चल जाता तो शायद तुम्हारा पहाड़ पर जाने का बिल्कुल मन नहीं करता। हाल ही में डेंड्रोबियम खोदते हुए आखिरकार दूसरी जिंदगी जीने पर पैसे कमाना तुम्हारे लिए अहम है, पर बीवी और बच्चे से बढ़कर कुछ भी अहम नहीं है। तुम अपनी पिछली जिंदगी के पैसे कमाने के सारे तरीके जानते हो, इसलिए जाहिर है तुम्हें इस पल की कोई परवाह नहीं है। यह देखकर कि दोपहर होने वाली है, लिन ने बिना खाना खाई घर की तरफ दौड़ लगा दी, यह डरते हुए कि अगर उसने एक और कौर खा लिया तो उसकी बेटी के हिस्से का एक कौर कम हो जाएगा। लिंचिंग शू उसे रोक नहीं पाई, इसलिए उसने रसोई से टंगा हुआ मांस उतारा, एक ही झटके में आधे से ज्यादा काट लिया, उसे लेकर उसके पीछे भागी। माँ, इसे वापस ले जाओ और अपने भाई और भाभी के साथ मिलकर खाना। लिन की माँ ने इतना बड़ा टुकड़ा देखा तो लगातार हाथ हिलाकर मना करने लगी, यह डरते हुए कि अगर तुम्हें पता चल गया कि वह अपने मायके की इस तरह मदद कर रही है तो तुम उसकी बेटी को फिर से पीटोगे, और इस बात से और भी ज्यादा डरते हुए
कि कहीं उसकी बेटी को खाने को न मिले और वह तकलीफ झेले। इसे तुम अपने पास रख कर खाओ, हमारे घर में इस चीज की कोई कमी नहीं है। जरा देखो तो तुम कितनी दुबली हो गई हो। खुद को तंदुरुस्त रखने के लिए तुम्हें ज्यादा खाना चाहिए, वरना बच्चे को दूध कहाँ से मिलेगा। आखिरकार लिन की मां ने मांस नहीं लिया, अपनी टोकरी थामे एक एक कदम बढ़ाते हुए चली गई। लिंचिंग शू दरवाजे पर खड़ी रही, बेबस होकर अपनी मां को तब तक दूर जाते हुए देखती रही जब तक वह आंखों से ओझल नहीं हो गई। तब जाकर उसने मांस उठाया और रसोई के अंदर मुड़ गई। पड़ोस की जीन गुआलो उम्र में लिंचिंग शू के लगभग बराबर ही है, पर उसने 2 साल पहले ही इस घर में शादी की थी। उसकी रंगत सांवली है, हाथ में कच्ची मूली चबाते हुए वह दीवार पर झुकी हुई है। बहन, तुम कभी बाहर नहीं निकलती। पूरे कस्बे में चर्चा हो रही है। कल रात तुम्हारे दूसरे भाई ने तुम्हारी दूसरी भाभी की अच्छे से क्लास ली थी। उसकी चीखें कई घरों तक सुनाई दी थीं। लिंचिंग शू रसोई से बाहर आई, आंगन में रखे स्टूल पर बैठ गई और बेमन से जवाब दिया। जीन गुआलो ने देखा कि उसका बात करने का मूड नहीं है, तो उसने एक स्टूल खींचा और उसके वॉश बेसिन के सामने बैठकर अपनी आवाज धीमी कर ली। उसने फुसफुसाते हुए कहा कि बाहर लोग तुम्हारे दूसरे भाई की करतूतों की चर्चा कर रहे हैं। क्या यह तुम्हारे दूसरे भाई की नहीं है? यह सुनकर लिंचिंग शू ने तुरंत अपना काम रोक दिया और जीन गुआलो की तरफ देखने लगी। यह तो तुम्हारे बड़े भाई का कारनामा है। जीन गुआलो ने उसकी आंखों में उलझन देखी और बची हुई मूली अपनी जेब में ठूंस ली। चुपके से गॉसिप वाले अंदाज में उसके कान में फुसफुसाई। सारी बात सुनने के बाद लिंचिंग शू पूरी तरह से सन्न रह गई। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ऐसी कोई बात भी हो सकती है। वह इस बड़े भाई का बहुत सम्मान करती थी, उसे सीधा साधा और भरोसेमंद समझती थी। उसके तौर तरीके भी एक बड़े भाई जैसे होने चाहिए वैसे ही थे। पर यह सब सुनने के बाद उसके अंदर कुछ अजीब सी बेचैनी भर गई। ऐसा कैसे हो सकता है? जीन गुआलो अपने रिएक्शन से काफी संतुष्ट दिखाई दी। शहर से आई इस यंग वाइफ को उसने थपथ पाया। चलो ठीक है, मुझे घर जाकर अपने पति के लिए खाना बनाना है, अब और गपशप नहीं करूंगी। उस रात तुम बहुत देर से लौटे। इस बार जब तुम लौटे तो तुमने दूर से ही घर की जलती हुई रोशनी देख ली थी। अंदर ही अंदर राहत की सांस लेने से खुद को रोक नहीं पाए। यह बिजली की रोशनी वाकई केरोसिन लैंप से कहीं ज्यादा रोशन है। तुम्हें वापस आया देख लिंचिंग शू ने जल्दी से बर्तन और भगोने में गर्मा गर्म रखे सफेद आटे के ब्रेड बाहर निकाले और परोस दिए। कैजुअली पूछा कि आज इतनी देर क्यों हो गई और तुम्हारे कपड़ों पर थोड़ी मिट्टी चिपकी हुई देखी। उसने बर्तन रखे और तुम्हारे कपड़े से मिट्टी झाड़ने लगी। तुमने तुरंत उसे रोका, मुड़े और मुख्य कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। फिर घास के ढेर और ढोने वाली टोकरी में से तुमने कुछ निकाला। बड़े इत्मीनान से उसे टेबल पर रख दिया। मैंने कुछ डेंड्रोबियम खोदे हैं। वापस आते वक्त मेरे हाथ एक अनमोल खजाना लग गया। तुमने अपनी पत्नी को यह नहीं बताया कि पैर फिसलने और नीचे गिर जाने की वजह से तुम्हें यह चीज मिली थी। ऊपर चढ़ने में बहुत मशक्कत करनी पड़ी थी, इसीलिए तुम्हें इतनी देर हो गई। इस चीज की कीमत अब डेंड्रोबियम से कम नहीं है, दोनों ही ग्राम के हिसाब से बिकते हैं। इसे अचानक हुई किसी छोटी मोटी लॉटरी की तरह समझो। तुम सोचते हो आज रात तुम अपनी बीवी के साथ सुकून से वक्त बिताओगे और कल पहाड़ पर नहीं जाओगे। सबसे पहले हाथ में मौजूद माल को बेचकर आओ। लिंचिंग शू ने उस भूरे काले रंग की चीज को देखा जिसे उसने टेबल पर रखा था, जिसकी शक्ल कुछ कुछ अदरक जैसी थी। यह तो वैसी ही चीज लगती है जैसी मैंने किसी किताब में देखी थी। उसने असमंजस में पूछा। क्या यही शू है? उसका लहजा अविश्वास से भरा हुआ था। तुम्हें उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारी पत्नी इतनी समझदार होगी। गांव के ज्यादातर लोग अभी भी नहीं जानते कि यह चीज कितनी कीमती है। अगर जानते होते तो पहाड़ पर इतने सारे बेशकीमती खजानों को वे लोग बहुत पहले ही साफ कर चुके होते। डेंड्रोबियम और ही शू अगले 10 सालों तक कीमती बने रहेंगे। उसके बाद जब उगाने की तकनीक बेहतर हो जाएगी तो इन सबको कृत्रिम तरीके से उगाया जा सकेगा और ये बाजार में आम हो जाएंगे। तब ये इतने दुर्लभ नहीं रहेंगे। पर फिर भी जंगली और दुर्लभ जड़ी बूटियों की कीमत आसमान छूती रहेगी, क्योंकि जंगली चीजें आसानी से मिलती कहाँ हैं। तुम मुस्कुराते हुए सफेद दांतों की अपनी पूरी पंक्ति दिखाते हो, अपनी खूबसूरत बीवी को अपनी बाहों में खींचते हो और एक झटके में अपना सिर झुकाकर उसके गोरे गाल पर पप्पी लेते हो। उसकी चमकती आंखों में देखते हुए तुम कहते हो, बिल्कुल ठीक, यही शू है। भाई मिंग तुम्हें और बच्चे को शहर घूमने ले जाएगा और साथ ही इन खजानों को दवा की दुकान पर बेच देगा। यह सुनकर कि वे बच्चे को बाहर ले जाएंगे, लिंचिंग शू का शरीर अचानक अकड़ गया। उसकी वे बातें याद करके जो उसने पहले कही थी कि वह अपनी बेटी को शहर के उस बेऔलाद परिवार को बेच देगा, उसके अंदर सिहरन दौड़ जाती है। कौन जाने कि वे वाकई बच्चे पैदा नहीं कर सकते, या फिर वे उसे बाल वधू के रूप में खरीद रहे हैं। वह उसकी बाहों से खुद को छुड़ा लेती है, सतर्कता और थकान के साथ पीछे हट जाती है। बच्ची अभी छोटी है, हम भी नहीं जाएंगे, तुम हाथ धोकर जल्दी से खाना खा लो। तभी तुमने बीवी के तेवर में कुछ अजीब महसूस किया। तुम्हारा प्लान उसे घुमाने ले जाने का था और साथ में उसके लिए सर्दियों के कपड़े खरीदने का, पर उसे फिर से सहमा हुआ देखकर समझ आ गया कि वो डर रही है कि कहीं तुम बच्ची को लेकर कोई बदतमीजी न करो। जो घटिया हरकतें तुमने की थीं, उस गांठ को वो इतनी आसानी से कैसे भूल सकती थी।
भरोसा तो बहुत पहले टूट चुका था, अब सब कुछ धीरे धीरे ही ठीक करना होगा। तुमने कीचड़ से सनी अपनी शर्ट उतारी, दरवाजा खोला और बाहर निकल आए। झटपट मुंह हाथ धोया, वापस कमरे में आए और बैठ गए। तभी तुम्हारी नजर मेज पर रखे खाने पर पड़ी। एक प्लेट सुनहरे भुने हुए अंडे और सुबह का बचा हुआ थोड़ा सा भुना हुआ मांस। क्या इसने दोपहर में कुछ नहीं खाया? अगर ये ऐसे ही कंजूसी करती रही तो इसकी सेहत कभी कैसे सुधरेगी? लगता है मुझे जल्द से जल्द और पैसे कमाने होंगे ताकि इसे थोड़ा सुकून मिल सके। सुनो, ये अंडे कहाँ से आए? लिंचिंग शेवाह ने सिर झुका लिया और तुम्हारे लिए नूडल्स का कटोरा परोसने लगी। तुम्हारे जाने के थोड़ी देर बाद मेरी माँ आई थी, वही ये दे गई थी। जहां तक माँ के तलाक की बात उठाने का सवाल था, उसने इस बारे में कुछ नहीं कहा। यह सुनकर कि खाना तुम्हारी सास ने भेजा है, तुम्हें याद आया कि पहले कैसे तुम शराब के लिए उससे पैसे मांगते थे और अब उसके सामने जाने में तुम्हें शर्म आ रही थी। तुमने यह भी नहीं पूछा कि तुम्हारी सास किस सिलसिले में आई थी, मन ही मन सोचते हुए, जैसे ही भाई मिंग हाथ का सामान बेच देगा सबसे पहले अपनी सास से लिए हुए पैसे लौटा दूंगा। तुमने हाथ बढ़ाकर अपनी बीवी को पास खींच लिया, उसे बैठाया और बोले, जल्दी से खाओ, तुमने कहा, उसे एक मोटे अनाज का ब्रेड थमाते हुए। तुम्हारी बीवी का दिल अभी भी मैदे के ब्रेड भाप में पकाने की इजाजत नहीं देता था। उसने आधे मैदे और आधे मोटे अनाज को मिलाकर रोटियां बनाई थीं। तुमने खुद मक्के के आटे की रोटी उठाई और बड़े बड़े नवालों से गटक गए। लिंचिंग शेवाह ने मोटे अनाज की रोटी का बहुत छोटा सा टुकड़ा तोड़ा। वो चोरी छिपे अपने सामने बैठे आदमी को टटोलती नजरों से देख रही थी। काश ये हमेशा ऐसे ही रहे, पर वो सोच रही थी कि यह खुशी की चमक आखिर कब तक टिकेगी। दोनों खाना खा ही रहे थे कि बाहर से किसी ने दरवाजा खटखटाया। चौथे भाई, मैं हूं एर्लियोजी, बाहर आ, माजोंग खेलने के लिए कम पड़ रहा है। हम ड्रिंक करने और ताश खेलने के लिए तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। लिंचिंग शेवाह ने जैसे ही ये आवाज सुनी, पल भर में उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसकी आंखें तुम पर टिक गईं, फाड़ फाड़ कर देखते हुए, इस डर से कि कहीं तुम फिर से पुरानी आदतों में न लौट जाओ। उन्हें पीने और जुआ खेलने के लिए बुलाने आए हैं। तुमने आवाज सुनी और एक पल के लिए सन्न रह गए। फिर तुम्हें याद आया कि वो कौन है। तुमने अपनी चॉपस्टिक्स नीचे रख दी, सर उठाकर देखा। तुम्हारी बीवी का चेहरा डर से मुरझा गया था। तुम झट से उठे और उसे अपनी बाहों में खींच लिया। बीवी, क्या हुआ? तबीयत ठीक नहीं है क्या? तुम्हारी आवाज में गहरी फिक्र और चिंता झलक रही थी। लिंचिंग शेवा तुम्हारी बाहों में सिमटी हुई थी। उसकी नाजुक गोरी उंगलियां तुम्हारी छाती पर पहनी वेस्ट को कसकर भींच रही थीं। उसके होंठ हल्के से कांप रहे थे। क्या तुम फिर से उनके साथ पीने और ताश खेलने जा रहे हो? यह सुनकर तुम आखिरकार समझ गए कि तुम्हारी बीवी ऐसी क्यों है। वो डरती है कि तुम फिर से अपनी पुरानी हरकतों पर उतर आओगे। अपनी ठुड्डी उसके मुलायम बालों पर टिकाते हुए तुम्हारी बाहें अनजाने में और कस गईं, उसे और करीब भींचते हुए। बाहों में मौजूद शरीर दर्दनाक हद तक दुबला था। जब से उसने तुमसे शादी की थी, उसे एक दिन भी सुख का नहीं मिला था। पेट भर खाना भी उसके लिए किसी लग्जरी से कम नहीं था। फिर भी इन सब के बावजूद वो आज भी तुम पर उम्मीद टिकाए हुए थी। तुम्हारे साथ बसकर एक घर बसाना चाहती थी। तुमने एक लंबी सांस ली, अपनी आंखों में उमड़ती जलन और चुभन को अंदर ही दबाते हुए। एक धीमी भारी आवाज में तुमने उसे ढांढस बंधाया, घबराओ मत, मैं नहीं जा रहा। मैं अभी उन्हें भगा देता हूं। मैं अब उनके साथ बकवास में नहीं पड़ूंगा। लिंचिंग शेवा तुम्हारी बाहों में तिरछी बैठी हुई, तुम्हारी बात सुनकर नजरें उठाकर तुम्हें घूरने लगी। परखे हुए अंदाज में पूछने लगी, सच में नहीं जा रहे? तुमने अपनी नजरें नीचे झुका लीं, अपनी बीवी की बेचैन सवाल करती नजरों से नजरें मिलाते हुए। तुम्हारा मन किया कि अपना दिल निकालकर उसे दिखा दो, उसे बता दो कि तुमने सच में सुधरने की कसम खाई है। तुम खुद को रोक नहीं पाए और उसके ऊपर की तरफ उठे हुए नथुने पर एक हल्का सा प्यार भरा पक्का कर दिया। तुम्हारी सांसें गर्म और साफ थीं। तुमने वादा किया, सच में नहीं जा रहा, फिक्र मत करो, मैं उन्हें भगा देता हूं। फिर तुमने प्यार से अपनी बीवी को वापस स्टूल पर बैठा दिया। चलो तुम खाना खाओ, मैं अभी वापस आता हूं। तुम सीधे खड़े हुए और देखा कि तुम्हारी छाती की वेस्ट अभी भी तुम्हारी बीवी के हाथों में कसकर दबी हुई है। अगर बाहर खड़े वो तीनों हरामी ऐसे न होते तो तुम उसे भी अपने साथ ले चलते, ताकि वो खुद देख ले कि तुम उन्हें कैसे भगाते हो, जिससे उसे तसल्ली हो जाती। तुमने सिर झुकाकर उसके सिर के ऊपरी हिस्से पर फिर से एक प्यार भरा बोसा दिया। तसल्ली देने का एक अंदाज। तुम्हारा खुरदुरा गर्म हाथ प्यार से उसकी पीठ थपथपाने लगा। तब जाकर उसने धीरे से अपनी पकड़ ढीली की। तुम सीधे हुए और मजबूत कदमों से बाहर निकल आए। आंगन के गेट पर तुमने लकड़ी का दरवाजा खोला। दरवाजे पर खड़े कुछ लोगों ने तुम्हें बाहर आते देखा। वो एरली उसी नाम का शख्स बदतमीजी से मुस्कुराया और एक घटिया जोक मारा। चौथे भाई, यह बात ठीक नहीं है। भाभी की प्रसव के बाद की पाबंदियां अभी खत्म हुई हैं और तू अभी से बिस्तर पर चिपका बैठा है। कितने दिन हो गए और तू हमारे साथ पीने बाहर नहीं आया? वो गंदी बकवास सुनकर तुम्हारी तेज भवें गुस्से से कातिलाना हो गई। तुम दहाड़े साले आगे से अपनी जुबान संभाल कर रखना। अगर ढंग से बात करनी नहीं आती तो अपनी यह सड़ियल जुबान बंद रख। बाकी दोनों पहले हंस रहे थे, पर तुम्हारा तेवर देखकर उनकी हंसी तुरंत गायब हो गई और बात को संभालने लगे। चौथे भाई, इसकी जुबान थोड़ी फिसड्डी है, बुरा मत मान,
चल यार, हमारे साथ चल के पीते हैं। उसने आगे बढ़कर तुम्हारे कंधे पर हाथ रखना चाहा। तुमने हाथ उठाया और झटके से उसका हाथ दूर धकेल दिया। कोने से तुमने बाकी दोनों को घूर कर देखा। अगर बात पीने या ताश खेलने की है तो आगे से मुझे ढूंढने मत आना। मैंने यह सब छोड़ दिया है। तुम्हारा यह तेवर देखकर तीनों ऐसे सन्न रह गए मानो भूत देख लिया हो। वे एक दूसरे को देखने लगे, पूरी तरह अक्के बक्के रह गए। वह एरली उसी तब भी अपनी घटिया मुस्कान के साथ बेखौफ होकर चिढ़ाने लगा, चौथे भाई, क्या छोटी भाभी ने तुझे बिस्तर से बांध कर रखा है? चूंकि वो पाबंदियों से बाहर आ चुकी है तो हम भाइयों को भी अपनी बारी। उसकी बात पूरी होने से पहले ही आपने एक जोरदार लात उसकी छाती पर जड़ दी, जिससे वो सीधा पीठ के बल जा गिरा और जमीन पर दर्द से कराने लगा। आप ठसके से आगे बढ़े और उसके पैरों के बीच ठीक उसी जगह अपना जूता रख दिया। थोड़ा नीचे झुककर आपकी सनकी आंखों में बेरहमी चमक उठी। जमीन पर पड़े इस कमीने को घूरते हुए आप बोले, अगली बार अगर मुंह से कोई गंदगी निकाली तो ऊपर वाला मुंह तो बंद रहेगा ही, साथ ही तुम्हारी तीसरी टांग भी हमेशा के लिए तोड़ दूंगा। और इतना कहकर आपने अपने पैर से उस पर और जोर से दबाव बना दिया। उसे रगड़ते हुए वो जमीन पर पड़ा छटपटा रहा था, अपनी छाती के दर्द को दरकिनार करके। वो पागल होकर आपके पैर को अपने गुप्तांग से हटाने की कोशिश करने लगा और बिलख बिलख कर रोया, चौथे भैया, मुझसे गलती हो गई, अब कभी फालतू बकवास नहीं करूंगा। यह खौफनाक मंजर देख बाकी दोनों के होश उड़ गए। उनकी तो बोलती ही बंद हो गई थी। आपसे ऐसी कातिलाना दहशत फैल रही थी जो इस रात में और भी भयानक लग रही थी। किसी की भी आगे बढ़कर बीच बचाव करने की हिम्मत नहीं हुई। बचपन से ही वे इस आदमी से थरथर कांपते आए थे। जब यह लड़ता है तो किसी की जान लेने पर उतारू एक आफत बन जाता है। लेकिन आज यह पहला मौका था जब उन्होंने इसे सिर्फ गुस्से में देखा हो, और ये किसी भूखे चीते की तरह लग रहा था जो अभी किसी को कच्चा चबा जाएगा, जिसे देखकर सबकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई थी। आपको डर था कि इस कमीने के चिल्लाने से कहीं आपकी पत्नी बाहर ना आ जाए, और आप नहीं चाहते थे कि वो आपका यह खूंखार रूप देखे। कहीं इस छोटी सी बात से वो डर ना जाए या फिर से आपसे खौफ खाने लगे, वरना सारा किया कराया पानी में फिर जाता। आपने सीधे होकर जमीन पर पड़े उस कीड़े को गुस्से से घूरा और अपना पैर पीछे खींच लिया। दफा हो जाओ यहां से। वे दोनों ऐसे भागे मानो उन्हें कोई नई जिंदगी मिल गई हो। जल्दी से उस कमीने को उठाया और आपसे बोले, चौथे भैया, अब हम चलते हैं। उनके जाते ही आपने अपने अंदर के उस खौफनाक गुस्से को शांत किया। आप आंगन में कदम रखते हैं और घर के अंदर से कुंडी लगा लेते हैं। इधर लंचिंग शुआ जब से आप गए थे तब से बेचैन थी, जैसे कांटों पर बैठी हो। उसका एक एक पल पहाड़ की तरह भारी गुजर रहा था। यह देखकर कि आपको लौटे हुए बहुत देर हो गई है, उसका दिल बैठने लगा, भले ही उसका पेट भूख से गुड़गुड़ा रहा हो। पर आपके बिना मेज पर रखे उस गर्म खाने को छूने की भी हिम्मत उसमें नहीं हो रही थी। और इन कुछ ही दिनों में आपको धीरे धीरे बदलते देख उसके दिल में अनजाने ही एक उम्मीद जागने लगी थी। वो आपसे कोई बहुत अमीर या ताकतवर होने की उम्मीद नहीं रखती थी, बस ये चाहती थी कि जिंदगी सुकून से कटे। पर अगर आप दोबारा उसी शराब और जुए की दलदल में उतर गए तो उसका क्या होगा? बच्ची अभी इतनी छोटी है, वो उसे लेकर काम करने कैसे जाएगी? क्या वाकई बात तलाक तक पहुंच जाएगी? वो इन गहरी सोच में डूबी ही थी कि उसे कदमों की जानी पहचानी आहट सुनाई दी। उसकी आंखें अनायास ही उस आवाज की तरफ उठ गईं। उसने देखा कि चांदनी रात में आपका लंबा कद अंदर आ रहा है। उस पल लंचिंग शुआ की बुझी हुई आंखों में अचानक चमक आ गई। वो उन आवारा बदमाशों के साथ शराब पीने नहीं गया था। वो अभी भी सदमे में थी कि आप चुपके से उसके पीछे आ पहुंचे। आपने आगे झुककर उसे अपनी चौड़ी छाती में भींच लिया और अपना सिर झुकाकर अपनी पत्नी के कोमल गाल पर एक प्यार भरा चुंबन दे डाला। अरे क्या बात है मेरी जान, तुम्हारा शौहर बस पल भर के लिए बाहर क्या गया कि तुम मुझे पहचानना ही भूल गई? कहते कहते आपने उसके हाथ में चॉपस्टिक्स थमा दी। आप मेज पर बैठ गए, मक्के की एक मोटी रोटी उठाई और टूट पड़े उस पर। लंचिंग शुआ अभी भी सुन पड़ी थी और उसने झिझकते हुए पूछा, सच में अब तुम आगे से उनके साथ ये सब बदतमीजी नहीं करोगे ना? अब से सच में मैं उनके साथ कभी नहीं उठूंगा बैठूंगा। हुक्म की तामील हो मालकिन, मैंने उनसे बिल्कुल नाते तोड़ लिए हैं, अब से उनके साथ नहीं घूमूंगा। यह सुनकर लंचिंग शुआ ने सिर हिला दिया और वो आराम से धीरे धीरे खाने लगी। खाने के दौरान वो रुक रुक कर चोरी छिपे अपने पति को देखने लगी। यह देखकर कि आप बहुत तेजी से खा रहे हैं, पर आपके खाने का तरीका काफी अच्छा है। साथ ही आपका वो तीखे नैन नक्श वाला हैंडसम चेहरा सचमुच देखने में बहुत प्यारा लग रहा था। जब उसने इससे शादी की थी तो इसके पीछे एक वजह यह भी थी कि इसने उसकी जान बचाई थी, और सच तो यह है कि थोड़ी वजह इसका खूबसूरत होना भी था। उस वक्त वो इसके रूप रंग पर पूरी तरह फिदा हो गई थी। ऊपर से उसे अपने छोटे भाई के बदले में शादी करनी थी, तो उसने आखिरकार इस कंगाल से ब्याह रचा लिया। आपने देखा कि आपकी पत्नी आपको इस तरह खोई हुई नजरों से घूर रही है। पता नहीं उसका नन्हा सा दिमाग क्या क्या पका रहा है। तो आपने उसकी रोटी पर अंडे का एक सुनहरा टुकड़ा रख दिया और मजे लेते हुए बोले, अरे मेरी बीवी, जल्दी से खा लो, रात को बिस्तर पर तुम्हें जितना जी भर कर देखना हो देख लेना। आपकी इस घटिया बात ने लंचिंग शुआ को वापस असलियत में लपटका
आपकी इस बेशर्मी को देखकर उसने आपको एक तीखी नजरों से घूरा और शर्म से लाल होकर उसने अपना सिर झुका लिया और चुपचाप खाने में लग गई। पेट पूजा करने के बाद आप वहां से उठने की जल्दी में नहीं थे। आप उस टूटे फूटे स्टूल पर आराम से पसर गए और अपनी आंखें सीधी अपनी पत्नी पर टिका दी। जितना आप उसे देख रहे थे उतनी ही वो प्यारी लग रही थी। भले ही इस दौर में चीजों की भारी किल्लत हो, खाने को अच्छा न हो और मेकअप का तो नामो निशान तक न हो, फिर भी उसकी त्वचा इतनी चिकनी और दमकती हुई थी कि आज की उन बोटॉक्स लगवाने वाली सेलिब्रिटीज से कहीं ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। आपने देखा कि चॉपस्टिक्स पकड़े पकड़े आपकी पत्नी के पोर लाल हो गए हैं, तो आपने उसकी नाजुक कलाई पकड़ी और अपनी आंखों के सामने खींच ली। बाहर सूख रहे कपड़ों को याद करके आपने कल ही अपने पास मौजूद माल को बेचकर कालाबाजारी करने वालों से एक वॉशिंग मशीन का टिकट जुगाड़ करने का प्लान बनाया। इस जमाने में बहुत से लोग यह भी नहीं जानते थे कि वॉशिंग मशीन किस चिड़िया का नाम है। भला उस पर पैसे खर्च करने की कौन सोचता। पर अगर वॉशिंग मशीन आ जाए तो आपकी पत्नी को हाथ से कपड़े रगड़ रगड़ कर धोने नहीं पड़ेंगे। लंचिंग शुआ ने अपना हाथ खींच लिया। आपकी इस तरह घूरने की आदत से उसे बड़ी शर्म आ रही थी। वो बोली, अगर पेट भर गया हो तो जाकर थोड़ा पानी गर्म करो और नहा धो लो। तुम्हारे पूरे बदन पर कीचड़ लगा है। आप उठे और अपनी पत्नी के गाल पर प्यार करके पानी गर्म करने के लिए सीधे किचन की तरफ चल दिए। आपके जाने के बाद लंचिंग शुआ ने अपने चॉपस्टिक्स नीचे रख दिए और अपने सुलगते हुए गाल को छूने लगी। कल रात से ही यह आदमी बार बार उसे गले लगा रहा था, अपनी बाहों में भर रहा था और मौका मिलते ही चोरी छिपे चूम भी लेता था। और जब भी वो उसके इतने करीब आता उसे उस आदमी की मर्दानी खुशबू महसूस होने लगती है। उसका दिल ऐसे धड़क रहा है जैसे सीने में कोई खरगोश छलांगे मार रहा हो। कुछ अजीब सा जोश है उसके अंदर। उसे खुद समझ नहीं आ रहा कि यह क्या हो रहा है। खाना खाने के बाद तुमने शिया का हाथ पकड़ा और कहा कि चलो तुम्हें बाहर टहला कर लाता हूं। खाना पचने के बाद जब तुम लौटने लगे तो घर जाने के बजाय तुम शिया को किसी दूसरे रास्ते पर ले आए। गोबर के ढेर के पास एक जर्जर सा मिट्टी का घर था, जिसके बाहर एक छोटा सा चूल्हा रखा हुआ था। अंदर एक औरत अपनी छाती पकड़े हुए थी और लगातार खांस रही थी। उसने मुट्ठी भर मक्के का आटा लिया और उसे पानी में मिलाया, फिर उसे एक टूटे फूटे मिट्टी के बर्तन में डाल दिया। अभी उसने कुछ ही कदम चले थे कि उसका चेहरा पीला पड़ गया और माथे पर पसीने की बड़ी बड़ी बूंदें लुढ़कने लगी। वह परेशान हो ही रही थी कि आधे सफेद बालों वाला एक आदमी पास ही से दौड़ता हुआ आया। उसने तेवर बदलते हुए उसके हाथ से पानी का बर्तन छीना और डांटते हुए कहा कि अंदर जाकर आराम से लेट जाओ, खाना मैं बनाऊंगा। वह औरत उसे देखती रही। उस आदमी ने उसे वह आधा रोटी का टुकड़ा दिया जो उसे बदले में मिला था। आज किस्मत अच्छी थी, बदले में एक रोटी मिल गई। आधा मैंने खा लिया और बाकी ले आया। इसे जल्दी से खा लो, खाओगी तभी तो जल्दी ठीक होगी। तुमने खाया? उस आदमी ने बिना एक पल गंवाए बर्तन में एक मुट्ठी चावल और डाल दिए, नीचे बैठा और आग जलाने लगा। मैंने खा लिया है, उसने कहा। उस औरत को अपनी हालत का एहसास था और उसने वह रोटी वापस बढ़ा दी। मुझे भूख नहीं है, तुम सारा खा लो, मैं आधे दिन से लेटी हूं, बस कुछ पतला पीना चाहती हूं। आदमी ने नजरें झुकाकर आग में लकड़ी डाली और कहा, चुपचाप खा लो जैसा कहता हूं। ऐसे में कैसे ठीक होगी? आदमी अपनी नजरें झुकाए बैठा रहा। उसकी आंखें जलने लगी थीं। आज तो पेट भर गया, कल का क्या होगा? उसे अपनी सेहत की कोई परवाह नहीं थी। बस मुट्ठी भर चावल के लिए उसे गांव के कई लोगों के सामने हाथ फैलाने पड़े थे। उसे उस पर तरस आ रहा था जो दिन भर बिना खाए मेहनत करता था, और उसे भी उस पर दया आ रही थी जो इस गांव में उसके साथ इतनी मुसीबतें झेल रही थी। उसने उसका हाथ कसकर पकड़ा। ज्यादा मत सोचो, बस आराम करो और ठीक हो जाओ। कल मैं तुम्हारे लिए दवा ढूंढ कर लाऊंगा, तुम्हें जरूर ठीक करूंगा। शिया ये सब देख नहीं पा रही थी। वापसी के रास्ते पर उसने तुमसे उन दोनों के बारे में पूछा। तुम थोड़े खामोश हो गए। अब कैसे बताए? उस आदमी से तुम्हारी भी कोई पहचान नहीं थी, लेकिन अपनी पिछली जिंदगी में तुमने उसे टीवी पर देखा था। उस बूढ़े आदमी ने कई सालों तक व्यापार की दुनिया में राज किया था और मरने के बाद उसने अपनी सारी दौलत दान कर दी थी। अपनी महबूबा के नाम पर उसने एक मेडिकल चैरिटी फाउंडेशन की स्थापना की थी। उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा पछतावा यही था कि वह अपनी प्यारी पत्नी को बचा नहीं पाया था और बीमारी से तड़पते हुए उसे दुनिया से जाते देखा था। तुम अंदाजा लगाते हो अपनी पुरानी यादों के हिसाब से कि जिस बीमारी ने उसकी पत्नी की जान ली थी, वह शायद यही बीमारी थी। लेकिन तुम्हारा मानना था कि मैडम यीन की बीमारी की मुख्य वजह उस ठंडी और खुली झोपड़ी में कुपोषण था, जहां तन पर ठीक से कपड़े भी नहीं थे। एक छोटी सी बीमारी भी बढ़कर जानलेवा बन जाती है। तुमने सोचा कि तुम्हारी पत्नी जो हाई स्कूल पास है, वह जाकर जड़ी बूटियां ले आएगी और इस होने वाले बड़े आदमी पर थोड़ा पैसा भी लगा दिया जाए। कम से कम कॉलेज की प्रवेश परीक्षा शुरू होने से पहले तुम्हारे पास एक ट्यूटर तो आ ही जाएगा। अगली सुबह तड़के सूरज निकलने से पहले तुम बिस्तर से उठे और आंखें खोली। तुम चुपचाप बिस्तर से नीचे उतरे, छोटे वाले बिस्तर के पास गए, बड़ी सावधानी से अपनी बेटी को उठाया और प्यार से उसे अपनी पत्नी के बगल में लिटा दिया। तुमने छोटी रजाई उठाई और उसे ठीक से
अपनी पत्नी के लिए नाश्ता बनाने के बाद तुमने बाहर से दरवाजा बंद किया और रास्ते पर निकल पड़े। आज बाजार का दिन था, भले ही अभी सुबह थी, पर रास्ते पर पहले से ही काफी लोग थे। उन दिनों गांवों में अगर किसी परिवार के पास 28 इंच वाली साइकिल होती थी तो उसे काफी अमीर माना जाता था। इसलिए ज्यादातर लोगों को आने जाने के लिए अपने दोनों पैरों का ही सहारा लेना पड़ता था। अपनी पिछली जिंदगी की यादों के सहारे तुमने उसे झटपट ढूंढ लिया। वही काफी बड़ी आयुर्वेदिक दवा की दुकान, चौकोर चेहरे वाला वह अधेड़ आदमी देखता है कि तुम क्या निकाल कर लाए हो, तुम्हें ऊपर से नीचे तक देखता है, फिर डेंड्रोबियम को उठाकर गौर से जांच करता है, यह देखकर कि वह वास्तव में सबसे उच्च गुणवत्ता वाला जंगली डेंड्रोबियम है। उसकी हर एक डंडी बिल्कुल सही सलामत है। वह मन ही मन हैरान हुए बिना नहीं रह पाता। वह बड़े एहतियात से डेंड्रोबियम को काउंटर पर रखता है और झिझकते हुए पूछता है कि तुम क्या दाम लोगे। तुम उससे कहते हो कि तुम ही कीमत बता दो, बिना किसी लिहाज के, और सीधे एक रकम बोल देते हो। तुम दिल में जानते थे कि सामने वाला मोल भाव तो जरूर करेगा, और हुआ भी वही। जैसे ही दवा की दुकान का मैनेजर तुम्हारा भाव सुनता है, वह समझ जाता है कि इस आदमी को बेवकूफ बनाना आसान नहीं है। वह तुम्हारी टोकरी पर एक नजर डालता है और तुम्हें पिछले आंगन में बुला लेता है। वे दोनों पिछले आंगन में लगभग 1 घंटे तक बहस करते हैं। आखिरकार तुम उसे डेंड्रोबियम की 2 डंडियां ही शव और कुछ हिरण के सींग बेच देते हो। आज के दाम से तुम काफी संतुष्ट हो। 50 युआन के नोट जेब में डालकर तुम मेडिकल स्टोर से बाहर निकल आते हो। हाथ में पैसे आते ही तुम सरकारी डिपार्टमेंट स्टोर की तरफ चल पड़े। तुम एक वॉशिंग मशीन खरीदना चाहते थे। जब तुमने सेल्स क्लर्क से पूछा तो तुम्हारा सिर चकरा गया। तुमने अपने माथे पर हाथ मार लिया। भले ही वॉशिंग मशीनें अब आ चुकी थीं, लेकिन वे सिर्फ होटलों और लॉन्ड्री में इस्तेमाल होती थीं। आम घरों में अभी नहीं आई थीं। पहली घरेलू वॉशिंग मशीन 1978 में बनी थी और अभी इसका उत्पादन शुरू नहीं हुआ था। लेकिन तुमने किसी तरह 9 इंच के ब्लैक एंड व्हाइट टीवी का कूपन हासिल कर लिया था। बिना एक पल गंवाए तुम उसे खरीद लेते हो। साथ ही तेल, मांस और आटे के राशन कूपन भी खरीद लेते हो। वह दलाल यह देखकर कि तुम खुलकर खर्च करने वाले आदमी हो, तुम्हारी तरफ कुछ ज्यादा ही उत्साहित हो जाता है। मैंने सुना था कि तुम्हें आज ही टीवी खरीदना है, इसलिए मैंने अपने एक दोस्त से बात करके ट्रैक्टर का इंतजाम करवा दिया है। वे दोनों सामान को गांव तक ढोकर ला सकते थे। तुमने बिना एक पल सोचे हामी भर दी। फिर सरकारी डिपार्टमेंट स्टोर में तुमने अपनी पत्नी के लिए एक चमकदार लाल स्वेटर, पैंट और चमड़े के जूते खरीदे और बच्ची के लिए कई बिल्कुल नए छोटे छोटे कपड़े ले लिए। तुमने कुछ नए सूती रजाई गद्दे भी खरीद लिए। जो भी चीज दिमाग में आई तुमने सब कुछ खरीद डाला। इससे लगभग आधी ट्रॉली भर गई। ट्रैक्टर वाला सन्न रह गया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि फटे हाले कपड़ों वाले इस नौजवान के पास इतने सारे पैसे हैं। एक ही बार में यह सब खरीद कर जब तक तुम्हारी बड़ी शॉपिंग खत्म हुई तब तक दोपहर हो चुकी थी। घर वापस लिंचिंग शू बहुत पहले जाग चुकी थी। उसने अपने बगल में सो रही बच्ची को देखा। उसे पता ही नहीं चला कि तुम कब निकल गए थे। लिंचिंग शू ने अपने भारी भरकम कमजोर शरीर को बिस्तर से घसीटा। देखा कि तुम सुबह ही उठ चुके थे और जाने से पहले खाना पहले ही करीने से तैयार कर चुके थे। मेज पर सुनहरे अंडे रखे थे और तेल में छनते हुए मांस के टुकड़े थे। लिंचिंग शू का दिल मचल उठा। यह कहना झूठ होगा कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। दोपहर के आसपास गांव के मुखिया ने कहा कि यह चौथे भाई शहर से आई पढ़ी लिखी युवा है, ले तियान तियान, वह अब से तुम्हारे घर पर ही रहेगी। चौथे भाई से कहकर 1-2 कमरे इसके लिए खाली करवा देना। लिंचिंग शू पल भर के लिए चकरा गई। घर में अचानक इस नई लड़की के आ जाने से मिट्टी के इन 3 छोटे कमरों में सब कैसे समाएंगे। एक कमरा इस जोड़े के लिए, मुख्य कमरा खाने पीने के लिए और दूसरा कमरा कबाड़ और फालतू सामान से भरा हुआ था। उसके लिए जगह कहाँ थी? गांव का मुखिया घर पर नहीं है, मैं इस पर कोई फैसला नहीं ले सकती। मुखिया मुस्कुराया। उसके चेहरे पर झुर्रियां पड़ गईं और उसने लिंचिंग शू की तरफ हाथ लहराया। उसकी एक बात सुने बिना वह मुड़ा और अपने पास खड़ी पढ़ी लिखी लड़की से कुछ कहकर बड़े कदमों से आगे निकल गया। अगर उस मांस के टुकड़े के बिना जो तुम्हारे पति ने मुझे दिया था, भला मैं इतनी ताजा तरीन खूबसूरत लड़की को उसके घर क्यों भेजता। नीचे आए पढ़े लिखे युवाओं के इस जत्थे में कुल मिलाकर 20 से ज्यादा लोग थे, जिनमें ज्यादातर तगड़े नौजवान थे। सिर्फ एक नाजुक सी छोटी सी लड़की थी और उसने उसे यहीं ठहरा दिया था। एक युवा जोड़े के साथ रहने के लिए लड़के के बजाय लड़की भेजना ज्यादा बेहतर था। आखिरकार जब रात को काम धंधे की बात आती है तो लड़की किसी लड़के से कहीं ज्यादा सुविधाजनक होती है और किसी तरह की चिंता की बात नहीं होती। उसे इस बात की भी कोई फिक्र नहीं थी कि कोई उस पीछे छूटी खूबसूरत पत्नी पर बुरी नजर डालेगा। छोड़ो। लितियान तियान ने अपना कैनवास का झोला उठाया और इन 3 जर्जर मिट्टी के घरों पर नजर डाली। उसका दिल बैठ गया। आने वाले दिन शायद गांव में भेजे गए किसी भी दूसरे पढ़े लिखे युवा से ज्यादा मुश्किल होंगे। जिसे परिवार में हंगमई को भेजा गया था वह काफी आराम से रहता दिख रहा था। एक अधेड़ उम्र का जोड़ा 3 बच्चों के साथ जो साफ सुथरे और भड़कीले कपड़े पहने हुए थे। रास्ते में उसने उन्हें यह कहते हुए सुना था
कि जिस परिवार में उसे भेजा गया है उसका मर्द किसी काम का नहीं है, शराब पीता है, जुआ खेलता है और अपनी पत्नी को पीटता है। घर की आर्थिक हालत बेहद खराब थी। बमुश्किल चूल्हा जल पा रहा था। यहाँ आने से पहले उसे लगा था कि वे बढ़ा चढ़ाकर बोल रहे हैं, पर अब ऐसा लग रहा था उन्होंने जरा भी बढ़ा चढ़ाकर नहीं कहा था। यही वह जगह थी। मालकिन ने पुराने बेढंगे कपड़े पहने हुए थे, पर वह बहुत नाजुक और खूबसूरत थी। उसके नैन नक्श ऐसे थे जैसे कोई तस्वीर से बाहर निकल कर आया हो। गांव की औरत बिल्कुल नहीं लगती थी। लिंचिंग शू को एहसास नहीं हुआ कि वह गौर से उसे टटोलती नजरों से देख रही है। उसने खुद पर नजर डाली। पैबंद लगे पुराने कपड़े पहने हुए थे। फिर अपने सामने खड़ी लड़की को देखा जिसने फैशनेबल डेक्रॉन की ड्रेस, सफेद मोजे और चमड़े के छोटे जूते पहने थे। चमकदार और स्टाइलिश। उसने इस ताक झांक करने वाली नजर को नजरअंदाज करने का नाटक किया और बोली, पहले बैठ जाओ। वह कमरा गंदा है, कबाड़ और फालतू सामान से भरा हुआ है। मुझे तुम्हारे लिए जगह साफ करने के वास्ते पति के लौटने का इंतजार करना होगा। इतना कहकर वह मुड़ी और घर के अंदर चली गई। थर्मस लाई और मेहमान के लिए एक कटोरा पानी उंडेल दिया। ले तियान तियान ने झिझकते हुए सिर हिलाया और आंगन में एक स्टूल पर बैठ गई। उसने मन ही मन सोचा, उसे जल्द से जल्द शहर लौटने का नोटिस पाने का कोई रास्ता निकालना होगा। वह इस सड़े हुए स्थान पर एक दिन भी ज्यादा नहीं रुकना चाहती थी। खास तौर पर किसी स्थानीय लफंगे के घर में रहकर उसे अब से सावधान रहना होगा। इस लफंगे को अपना फायदा नहीं उठाने देना होगा। लिंचिंग शू ने सिर्फ एक साधारण सा दोपहर का खाना बनाने का सोचा था, पर अब चूंकि नई पढ़ी लिखी लड़की आ चुकी थी, उसे अपनी आस्तीनें चढ़ाकर खाना बनाना ही था। ले तियान तियान ने सोचा कि वह यहीं रहने वाली है, वह मुफ्त में नहीं खा सकती। इसलिए उसने हाथ धोए और मदद करने के लिए रसोई में चली गई। भाभी जी, क्या मैं चूल्हा जला दूं? उसने रसोई में घुसते हुए कहा, पर वह ठिठक गई। वह जर्जर रसोई वास्तव में साफ सुथरी और करीने से सजी हुई थी और शहतीर से मांस का एक बड़ा टुकड़ा लटक रहा था। किसने कहा था कि यह परिवार चूल्हा जलाने जितने पैसे से भी लाचार है? अगर वे खाना नहीं खरीद सकते तो वे मांस कैसे खा सकते हैं, और वो भी इतना बड़ा टुकड़ा? लिंचिंग शू झुकी हुई आटा गूंथ रही थी। तियान तियान की बात पर हड़बड़ाई। उसने ऊपर देखा और कहा, तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम फरी हो तो बस जरा आंगन में बच्ची पर नजर रखना। ले तियान तियान ने सिर हिलाया और रसोई से बाहर चली गई। वह छोटे बिस्तर के पास गई और वहां लेटी हुई बच्ची को देखा, जो चीनी मिट्टी की गुड़िया जैसी गोरी थी, एक प्यारे से चेहरे के साथ। वह बच्ची के साथ खेलने के लिए झुकी। मन ही मन सोचने लगी, मालकिन उसकी उम्र की ही होगी। इतनी गोरी और खूबसूरत, उसने इतनी कम उम्र में शादी क्यों कर ली? वह इतने नाकारा आदमी को कैसे पसंद कर सकती है, और वो भी एक लफंगे को? क्या ऐसा हो सकता है कि उस लफंगे ने उसे मजबूर किया हो और उसके पास शादी करने के अलावा कोई चारा न बचा हो? यह सोचते ही ले तियान तियान कांप उठी। वह जितना सोचती उतना ही ज्यादा डरती जाती। सोचने लगी कि क्या उसे गांव के मुखिया के घर जाना चाहिए और उससे अपनी पोस्टिंग बदलने के लिए कहना चाहिए, भले ही नई जगह गरीब हो, जब तक वहां का आदमी ईमानदार है। रसोई में लिंचिंग शू खाना पकाने में जुटी हुई थी, बेखबर। बाहर पढ़े लिखे नौजवान के दिल में जो ड्रामा चल रहा था। जल्द ही नूडल्स का एक भाप निकलता हुआ कटोरा तैयार हो गया। लिंचिंग शू आउट हाथ में नूडल्स का कटोरा लेकर बाहर आई और आवाज लगाई, कॉमरेड, आओ पहले थोड़े नूडल्स खा लो। लेशन टियन अपने ख्यालों से बाहर आई और मेज पर रखे कटोरे में तैरती तेल की बूंदों वाले नूडल्स को देखा। एक पल रुककर उसने झट से कहा, मेरा नाम लेशन टियन है भाभी, अब से मुझे टियन टियन ही बुलाइए। लिंचिंग शू ने बात सुनी और ज्यादा कुछ नहीं कहा। दोपहर के करीब 4 बजे ट्रैक्टर गड़गड़ाता हुआ गांव के अंदर घुसा और तुम्हारे बताए रास्तों पर चलते हुए सीधे तुम्हारी चौखट पर आकर रुका। लिंचिंग शू आउट, जो आंगन में मक्के के छिलके उतार रही थी, अचानक बाहर शोर सुनकर चौंक गई। उसने झटपट अपना काम छोड़ा, खड़ी हुई और दरवाजे तक आई। ठीक उसी वक्त उसने देखा कि तुम फुर्ती से ट्रैक्टर से नीचे कूद रहे हो। उसका दिल सवालों से भर गया। यह आदमी उस खड़खड़ाते ट्रैक्टर पर बैठकर वापस क्यों आ रहा है? इससे पहले कि वो कुछ पूछती, ट्रैक्टर ड्राइवर ने चिल्लाकर कहा, अरे नौजवान, इतना सारा सामान है, क्या तेरे घर में इतनी जगह भी है? इतना कहकर वो आगे से पीछे गया और बड़े एहतियात के साथ टीवी को एक तरफ खिसकाया, इस डर से कि कहीं टूट न जाए। तुम लंबी चाल चलते हुए आगे बढ़े और एक ही बार में गाड़ी से टीवी उठाकर नीचे ले आए। ट्रैक्टर ड्राइवर की तरफ देखकर मुस्कुराए और बोले, आगे चलकर घर में बहुत जगह हो जाएगी। पास ही खड़ी लिंचिंग शू आउट सामने का यह नजारा देखकर सन्न रह गई और खाली नजरों से पूछा, क्या यह सब तुमने खरीदा है? उसकी आवाज में अविश्वास भरा था। इतनी सारी चीजें, ऊपर से वो टीवी, कितने का आया होगा? इसके लिए कितने राशन कूपन लगे होंगे? तुमने अपनी बीवी का खूबसूरत गोरा चेहरा देखा, उसकी आंखें फटी की फटी और स्थिर थीं, तो तुम आगे बढ़े और उसके गाल को छुआ, यह समझकर कि वो पैसों को लेकर फिक्रमंद है।
पर तुम्हारे लिए इतनी सी रकम कोई मायने नहीं रखती थी। तुम तो बस चाहते थे कि तुम्हारी बीवी अब से एक अच्छी जिंदगी जिए, उसे कभी दोबारा तकलीफ ना उठानी पड़े। तुम लिंचिंग शू के करीब झुके और धीमे से फुसफुसाए, मैं तुम्हें बाद में सब विस्तार से बताऊंगा, अभी तुम एक तरफ खड़ी रहो, कहीं चोट न लग जाए। मैं पहले सारा सामान उतार लेता हूँ। लिंचिंग शू ने तुम्हारी बात मानी और किसी कठपुतली की तरह घिसटते हुए एक तरफ हट गई। गाड़ी से उतरती हुई हर एक चीज को देखने लगी जो एक छोटे पहाड़ की तरह ढेर हो गई थी। उसके दिल में पछतावा उमड़ आया। अगर उसे पहले पता होता तो वो बच्चे को लेकर तुम्हारे साथ शहर जरूर जाती। इस पर आखिर कितना पैसा खर्च हुआ होगा? वो घर गृहस्थी संभालने में इतनी नाकाबिल कैसे हो सकती है? पैसे और राशन टिकट कहाँ से आए? आखिर कौन सा आम परिवार टीवी खरीदने की हैसियत रखता है? अकेले बिजली का बिल ही कितना ज्यादा आएगा? इतनी अंधाधुंध फिजूल खर्ची। लेट टियन टियन कोने में खड़ी, बच्चे को अपनी बाहों में थामे हुए, अपनी आंखें टिकाए हुए थी उस लंबे चौड़े कंधों वाले, लंबे पैरों वाले जवान पर। वो तो गांव का आवारा गुंडा था। उसने सोचा था कि तुम बदसूरत होगे, खुरदरे और गंवार। उसने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारे नैन नक्श इतने तीखे होंगे। एक हैंडसम चेहरा। उसने अपनी जिंदगी में शायद ही कभी इतना हैंडसम आदमी देखा था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अब लेट टियन टियन को समझ आया कि लिंचिंग शू जैसी खूबसूरत हसीना ने कम उम्र में ही शादी क्यों कर ली। पता चला यह आदमी तो फिल्मों के हीरो शिनगोंग से भी ज्यादा हैंडसम है। सारा सामान उतर चुका था। तुमने अपनी जेब में हाथ डाला और 2 युआन निकालकर ट्रैक्टर ड्राइवर के हाथ में थमा दिए। ड्राइवर ने पैसे लिए, हाथ हिलाया और ट्रैक्टर भगा ले गया। तुमने आंगन में सामान ढोना शुरू किया। तुम्हारी बीवी मदद करना चाहती थी, पर तुमने मना कर दिया। उससे बैठने और आराम करने को कहा। घर में आई हुई उस अजनबी औरत पर तुम्हारा ध्यान ही नहीं गया। खबर मिलते ही झाओ झेनशिन हांफते हुए भागा आया। भाई के दरवाजे पर सामान का ढेर देखकर वो सन्न रह गया। ये नकारा, इतना सारा सामान खरीदने के लिए इसके पास इतने पैसे कहां से आए? वो तो पूरी तरह कंगाल था। घर में बेचने के लिए कुछ भी नहीं था। क्या इसने कहीं बच्चा तो नहीं बेच दिया? यह सोचते ही झाओ झेनशिन ने अपनी रफ्तार और तेज कर दी। जब वो दरवाजे पर पहुंचा तो उसकी नजर महिला एजुकेटेड यूथ की बाहों में अपनी छोटी भतीजी पर पड़ी और तब जाकर उसे चैन की सांस आई। झाओ झेनशिन ने एक शब्द भी नहीं कहा और चुपचाप सामान उठाकर आंगन में पहुंचाने लगा, उस भारी लोहे के डिब्बे को घूरते हुए जो एक बार चालू होने पर तस्वीरें और आवाजें निकालता था। उस पर चींटियों की तरह कुछ लोग लड़ रहे थे। कितना जीवंत था, मानो कोई फिल्म चल रही हो। कौतूहलवश उसने उसके इर्द गिर्द कई चक्कर लगाए। हाथ बढ़ाकर छूने में झिझक रहा था। उसने सुना था कि यह चीज बहुत कीमती है, जिसकी कीमत कई सौ युआन है। तो यही है जिसे शहर के लोग टेलीविजन कहते हैं। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका अपना भाई घर में ऐसा डिब्बा ले आएगा। पूरे गांव में अकेला ऐसा घर। जब सारा सामान करीने से लग गया तो झाओ झेनशिन ने गेट पर तुम्हें एक तरफ खींचा और पूछा कि तुम्हारे पास इतने पैसे कहां से आए। तुमने आराम से अपनी छाती थपथपाई और बोले, यह सब शिकार से आया है, काला बाजार में शिकार का मांस बेचकर। तुमने अपने बड़े भाई को डेंड्रोबियम के बारे में नहीं बताया। ऐसी बात नहीं है कि तुम्हें उस पर भरोसा नहीं था, पर डेंड्रोबियम चट्टानों पर उगता है और अगर तुम उसे बता भी देते तो वो मदद नहीं कर पाता। अगर बात बाहर फैल गई तो तुम्हारी अपनी कमाई का जरिया बंद हो जाएगा। जब अगले साल बाहर आएगी और मौसम गर्म होगा तब तुम अपने बड़े और दूसरे भाई को पहाड़ पर ले जाकर कुछ अच्छी जगहें दिखा दोगे, उन्हें तरीके समझा दोगे और उसके बाद यह उन पर निर्भर करता है। झाओ झेनशिन सोचता है कि उसे तुम्हें समझाना चाहिए कि ढंग से खेती किसानी करो, पर अपने सामने खड़े छोटे भाई को देखकर, जिसकी आंखें चमक रही थीं, जिसमें ऐसी चालाकी और गहराई झलक रही थी जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी, बिल्कुल एक अलग इंसान की तरह, यहां तक कि बड़े भाई को भी लगा कि वह तुम्हें पहचान नहीं पा रहा है। यह सोचते हुए कि बड़ा भाई कम ही आता है। तुमने घर बनाने के अपने प्लान का जिक्र किया। तुम उसकी मदद मांगना चाहते हो, काम करने के बदले उसे हर दिन 1 युआन देने की पेशकश करते हुए। झाओ जनशिनशिंग अपने सिगरेट्स का कश खींचता है और कहता है, अगर तुम पागल नहीं हो तो वह इसे मुफ्त में कर देगा। उसे मजदूरी की क्या जरूरत है? पर घर बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। इसमें बहुत पैसे खर्च होते हैं भाई। मेरे पास पैसे हैं, मैं तुम्हें मजदूरी दूंगा। भाई हो या दोस्त, हिसाब हमेशा साफ होना चाहिए। कृपया मेरे लिए कोई हुनरमंद कारीगर ढूंढ दो और अच्छे सामान का इस्तेमाल करना। सर्दियों से पहले नए घर में शिफ्ट हो जाना है। झाओ जनशिनशिंग सोचता है। उसे लगा था कि चौथे भाई को सिर्फ उन 3 घास फूस वाले कमरों की मरम्मत करवानी है। इसे पता था कि वह 2 मंजिला घर बनाने की इतनी बड़ी हिम्मत जुटा लेगा। तुमने ये सारे मामले अपने बड़े भाई को इसलिए सौंपे क्योंकि तुम इस वक्त बेहद व्यस्त हो। सर्दियों से पहले सारा डेंड्रोबियम काटने की योजना बना रहे हो। अगर तुम्हें ही शू जैसी जंगली जड़ी बूटियां मिल जाएं, तो तुम उन्हें भी बेचकर पैसे कमा सकते हो। अगर तुम्हारा सामना किसी बीमार हिरण से हो जाए तो कुछ हिरण के सींग का मखमल और लिंग हासिल कर लेना, वह तो सोने पर सुहागा होगा। यह देखकर कि अभी वक्त काफी है, दोनों भाइयों ने वांग शुआन के पास जाने का फैसला किया। नियोजित अर्थव्यवस्था के उस दौर में घर बनाने के लिए ईंटें खरीदने के वास्ते परमिट की जरूरत होती थी। वांग शुआनक्यू गांव के मुखिया के तौर पर उन दिनों भारी रुतबा रखता था
तुमने उसे डैकियम सिगरेट का एक पैकेट थमाया और उसकी जेब में एक युआन ठूंस दिया और आसानी से ईंट खरीदने का परमिट हासिल कर लिया। हाथ में परमिट लेकर तुम सीधे कम्यून की ईंट भट्ठी की तरफ चल दिए, ईंटों का ऑर्डर देते हुए। झाओ जनशिन शिंग उलझन में है, आखिर चौथा भाई कितनी मोटी दीवार बनाने की सोच रहा है। वहां इतनी सारी ईंटें क्यों थीं? तुम उसे बताते हो कि तुम 2 मंजिला घर बना रहे हो। झाओ जनशिन सिंह तुम्हें 10-10 युआन के 2 नोट निकालते देखता है, बिना पलक झपकाए उन्हें ईंट भट्ठी के मालिक के हाथ में थमा देता है। झाओ जनशिन सिंह खर्च देखकर हैरान रह जाता है। फिर वह तुम्हें यह कहते सुनता है कि बाकी के पैसे ईंटें घर पहुंचने पर चुका दिए जाएंगे। झाओ जनशिन सिंह की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसे यह पूरी तरह अविश्वसनीय लगता है। वे 10-10 युआन के नोट थे, टॉयलेट पेपर नहीं, जिन्हें इस तरह लापरवाही से जेब में ठूंस लिया जाए। उन्हें खोने का कोई डर नहीं है। झाओ जनशिन सिंह को एहसास होता है कि उसका यह बिगड़ा हुआ जुआरी चौथा भाई अब बाहरी लोगों के सामने इतने रौब से पेश आता है कि वह ईंट भट्ठी के मैनेजर से भी बड़ा कोई नेता लगता है। वहां खड़े होकर वह बिना गुस्से के ही सब पर प्रभाव डालता है। अगर उसने बिना पैबंद वाला नीले सूती कोट पहना होता तो लोग मान लेते कि वह किसी बड़े अधिकारी का बेटा है। अगर उसकी गर्दन पर काले तिल और उसके हाथ पर पुरानी लड़ाइयों के चाकू के निशान न होते तो झाओ जनशिन सिंह को शक होता कि कहीं चौथे भाई को चुपके से बदला तो नहीं गया है। घर लौटते रास्ते में झाओ जनशिन सिंह का सिर चकरा जाता है। वह सुन पड़ जाता है, चौथा भाई आखिरकार चौथा भाई ही है। पर कुछ तो गड़बड़ है। जब वे घर के करीब पहुंचते हैं तो तुम अपनी शर्ट की जेब से 10-10 युआन के 5 नोट निकालते हो और उन्हें आगे बढ़ा देते हो। बड़े भाई, लकड़ी को छोड़कर बाकी सारे सामान का इंतजाम आप ही संभाल लीजिए। झाओ जनशिन सिंह उन्हें लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है, फिर महसूस करता है कि उसके हाथ थोड़े गंदे हैं। वह उन्हें अपने कपड़ों के पल्ले पर पोंछता है। पैसा स्वीकार करने से पहले बड़े एहतियात से वह पैसे अपनी अंदर वाली जेब में रख लेता है, इस डर से कि कहीं वे गलती से गिर न जाएं। झाओ जनशिन सिंह पूरी ईमानदारी से कहता है, इतने सारे पैसों के साथ तुम मुझ पर अपने बड़े भाई पर भरोसा करते हो। मैं पक्का करूंगा कि हर काम बिल्कुल बेहतरीन तरीके से हो। अरे नहीं, आप मेरे बड़े भाई हैं, मैं आप पर क्यों नहीं भरोसा करूंगा? अगर आप और आपकी पत्नी चीजों का ख्याल न रखते तो पिछली जिंदगी में मेरी पत्नी ने जो तकलीफें झेली थीं उन्हें देखते हुए शायद मेरी कोई बेटी भी न होती। मेरी अपनी हरकतों की वजह से वह मुझसे हमेशा के लिए बिछड़ जाती। झाओ परिवार के मुख्य कमरे में लिंचिंग तुम्हारे खरीदे हुए सामान को छांट रही है। वह अलमारी से एक वर्गाकार स्कॉर्फ निकालती है, उसे टीवी के ऊपर बड़े करीने से डाल देती हैं, इस डर से कि कहीं धूल का एक कण भी उसे गंदा न कर दे। उसने यह चीज क्यों खरीदी वह सोचती है। गांव में बिजली बार बार चली जाती है और सिग्नल न होने पर तुम्हें एंटीना सेट करना पड़ता है। स्क्रीन पर सिर्फ बर्फ जैसी फुहारें दिखती हैं। पर तुम्हें इतना उत्साहित देखकर उसका दिल तुम्हारे खर्च पर ताने मारने का नहीं करता। उसने पाया कि तुमने उसके और उसकी पक्की सहेली के लिए फिर से सामान खरीदा है। उसमें औरतों के स्वेटर, पैंट और चमड़े के जूते थे और उसकी सहेली के लिए भी कपड़ों के कुछ सेट थे। यह इंसान फिर से इस तरह बेहिसाब पैसे क्यों उड़ा रहा है? भला कौन रोज रोज नए कपड़े खरीदता है? पिछली बार बाजार वाले कस्बे में उसने जो जैकेट उसके लिए खरीदी थी उसने अभी तक वह पहनी नहीं है, पहनने की हिम्मत नहीं होती, और अब तुमने उसके लिए फिर से इतने सारे कपड़े खरीद लिए हैं। पर तुम्हें माँ और बच्चे की परवाह करते देख लिंचिंग शू अभी भी बहुत खुश है। वह हल्के मुलायम और मोटे सूती रजाई को उठाती है, उसे बक्से में रखने ही वाली होती है कि उसकी आंखों से आंसू छलक आते हैं। यह उस नई सूती रजाई से भी बेहतर है जो उसे शर्ट टैन में ब्याह कर आने पर मिली थी। सब कुछ समेटने के बाद लिंचिंग शू ने पाया कि इस आदमी ने अपने लिए कुछ नहीं खरीदा, पर उसकी शर्ट पर पैबंद लगे थे और उसके जूतों में तो छेद भी हो गए थे। ले तियान तियान बेटी को संभालने में मदद कर रही थी, ललचाई नजरों से उन नए कपड़ों को देख रही थी। उसके कान और गाल खुजलाने लगे जैसे किसी बिल्ली ने मछली देख ली हो। वह भी नेक स्वेटर शहर का एकदम लेटेस्ट फैशन है। विंडो शॉपिंग करते वक्त वह उसे खरीदना चाहती थी, पर उसके माता पिता ने बिल्कुल मना कर दिया था। एक स्वेटर पर आधे महीने की सैलरी का लगभग आधा हिस्सा खर्च करना। जिन कपड़ों को वह खरीदना चाहती थी पर खरीद नहीं पाई, उन्हें यहां देखना, और वो भी एक से ज्यादा पीस। ले तियान तियान ईर्ष्या, जलन और गुस्से से भर उठी। लिंचिंग शू का पति हैंडसम और गुणी था और अपनी पत्नी पर पैसे खर्च करने के मामले में तो वह बहुत दरियादिल था। इसके अलावा वह उसकी बहुत परवाह करना जानता था। सामान उठाते वक्त वह उसे उंगली तक नहीं हिलाने देता था, इस डर से कि वह थक न जाए। वह अपनी आंख के तारे की तरह उसकी देखभाल करता था। आखिर गांव में ऐसे भले आदमी को एक आलसी आवारा कैसे कहा जा सकता है? यह बिल्कुल बकवास है। तुम बाहर से तेजी से कदम बढ़ाते हुए अंदर आए। जैसे ही तुमने दरवाजे के अंदर कदम रखा, तुमने देखा कि एक अनजान लड़की बच्चे को गोद में लिए वहीं खड़ी थी और तुम्हारी बीवी को प्यार से देख रही थी। क्या यह तुम्हारी दोस्त है? जब ली तियन तियन की नजर तुम पर पड़ी तो उसने अपनी पलकें थोड़ी झुका ली। वह तुम्हारी आंखों में आंखें डालने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। हालांकि वह खुद को शहर की समझती थी और हमेशा इन गांव वालों को नीची नजरों से देखती थी। पर जब से यह आदमी ट्रैक्टर से वापस आया था,
धूल से सना और थका हुआ। भले ही वह वहीं ठीक सामने खड़ी थी, पर उसकी आंखों और दिल में सिर्फ उसकी अपनी युवा पत्नी के लिए जगह थी। एक जीता जागता इंसान वहां खड़ा था, पर शुरू से आखिर तक उसने उसकी तरफ एक बार भी नजर उठाकर नहीं देखा। शिया अपने काम में व्यस्त थी। तुम्हारी बात सुनकर उसे तब एहसास हुआ कि घर में कोई तीसरा इंसान भी है। वह पढ़ी लिखी शहर वाली लड़की शुरू से चुपचाप बैठी थी। वह बीच में नहीं आना चाहती थी और तुम्हारे लाए हुए सामान को ठिकाने लगाने में जुटी थी, इसलिए वह उसे बिल्कुल भूल ही गई थी। शिया ने झटपट माफी मांगते हुए ली तियन की बाहों से बच्चा ले लिया और तुमसे कहा, यह वही पढ़ी लिखी लड़की है जिसे टीम लीडर ने यहां भेजा है। यह कह रही है कि कुछ दिन हमारे यहां रहना चाहती है। तुम्हारी क्या राय है? क्या हमें? उसकी आवाज में थोड़ी हिचकिचाहट और सलाह लेने का अंदाज था। भले ही तुमने कहा था कि तुम घर के मुखिया हो, पर वह फिर भी अकेले कोई बड़ा फैसला लेने की हिम्मत नहीं करती थी। उसे डर था कि कहीं कोई गलती न हो जाए। जैसे ही तुमने सुना कि कोई बाहरी इंसान यहां रुकना चाहता है, तुम्हारी भ्रिकुटी अनचाहे ही तन गई। तुम बिल्कुल नहीं चाहते थे कि कोई अजनबी तुम्हारी और तुम्हारी बीवी की शांति में खलल डाले, लेकिन जब तुमने अपनी बीवी की आंखों में उम्मीद की चमक देखी, तो मना करने वाले शब्द तुम्हारे मुंह से निकल ही नहीं पाए। इस डर से कि कहीं वह यह न समझे कि तुम उसकी इच्छाओं की परवाह नहीं करते, तुमने एक शब्द भी नहीं कहा। सबसे पहले तुम अपनी बीवी को खींचकर अंदर के कमरे में ले गए, अपना जैकेट उतारा, फिर अपनी एक छिपी हुई जेब से तुमने डेंड्रोबियम बेचने के बाद बचे हुए पैसे निकाले और उसके हाथ में थमा दिए। इसके बाद तुमने शिया की गोद से बच्ची को ले लिया, उसके साथ खेले और उसे नया घर बनवाने के अपने प्लान के बारे में बताया। शिया ने तुम्हारे हाथ से पैसे ले लिए। हाथ में उन एकदम नए युआन के नोटों को देखकर उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। इतनी सारी चीजें खरीदने के बाद भी अभी इतने सारे पैसे बच गए थे। डेंड्रोबियम की 2 डंडियां, पॉलीगोनम मल्टीफ्लोरम का एक टुकड़ा और वह हिरण के सींग का मखमली हिस्सा। रास्ते में जब तुमने घर बनवाने की बात छेड़ी थी, तो शिया ने झटपट पैसे समेट लिए तुम्हारी टकटकी भरी नजरों के सामने। उसने बहुत संभाल कर उन पैसों को छुपा दिया। फिर वह कुछ देर के लिए खामोश हो गई। अगर वे घर न बनाए तो इन 2 बार के पैसों से तीनों जनों का कई सालों तक आराम से गुजारा चल सकता था, एक शांत और सुकून भरी जिंदगी। लेकिन अगर वे घर बनाते तो शायद यह पैसा बिल्कुल कम पड़ जाता और उन्हें भारी कर्ज के बोझ तले दबना पड़ता। पिछले 2 सालों से उसके छोटे भाई का हाल भी बेहाल था। अब तो उसे खुद अपने बच्चे की परवरिश करनी थी। दोस्तों, अगर आपको ऐसी वीडियो पसंद है तो मैनहुआ इटर्नल्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।